नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में क्विक नॉलेज 24x7। इसमें हम आपको जीके जीएस कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जामिनेशन से रिलेटेड सारे टॉपिक्स क्लियर कराते हैं, साथ ही आपको न्यू रिक्रूटमेंट की भर्ती के बारे में बताते हैं। तो आज का हमारा सबसे इंपॉर्टेंट सेशन है भूकंप। जो भूकंप के बारे में हम जानेंगे, इसमें इसकी भूकंप की परिभाषा, भूकंप की संरचना, जो हमारी पृथ्वी की जो संरचना है वो किस तरह की बनी हुई है। इसके साथ ही हमारे जो पृथ्वी की जो परतें हैं, जिस तरह से पृथ्वी का संरचना बना है उसमें कितनी परतें हैं, किस तरह की है, भूकंप का कारण क्या है, इनके तरंग कौन कौन से होते हैं, PSL जो होता है, और एक रे लाइट जो वेव होते हैं उसके बारे में जानेंगे। साथ ही में मैंने इसमें सिस्मोग्राफी, सिस्मोलॉजी और ये जो भी अध्ययन करते हैं इसमें, और अपना मशीन का जो अध्ययन करते हैं, जानकारी लेते हैं। साथ में भूकंपीय जोन कौन कौन से हैं इसके बारे में जानेंगे, इसकी चेतावनी क्या है, भूकंप आने से पहले इसकी क्या पूर्वानुमान लगाया जा सकता है, इसका जो बचाव से हम कैसे बच सकते हैं, और हाल में ही जो भूकंप आए हैं इसके बारे में भी हम आज एनालिसिस करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए हम शुरू करते हैं और इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले परिभाषा की बात कर लेते हैं। भूकंप की जो परिभाषा है वो आप एक छोटे से अपने खुद ही सोच सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं कि जो परिभाषा है, परिभाषा क्या होता है कि जो परिभाषा आप अपने खुद जो एनालिसिस करते हैं वो ज्यादा याद रहेगा। तो भूकंप का सेंस ही है भू प्लस कंप, यानी कि जो भूमि का कांपना, यानी भूमि जैसे भी कांपे, जिस स्थिति में कांपे उसे हम भूकंप कहेंगे। अगर ये प्राकृतिक रूप से भी हो सकता है और मानवीय रूप से भी हो सकता है। जैसे अगर हम प्राकृतिक रूप से बात करें तो हमारे यहाँ भूकंप का जो आने का जो होने का जो रीजन है कैसे है, या तो वो आंतरिक रूप से हमारे जो पृथ्वी के अंदर में जो बनावटें हैं, आपको पता होगा कि अंदरूनी भाग में हमारी जो पृथ्वी की जो मेंटल भाग है उसमें मैग्मा चेंबर पाया जाता है, और वो हमेशा जो क्या है, कई एक मोटी मोटी परतें, जैसे हमारे यहाँ घर पे जैसे छत होता है, इसी तरह से पृथ्वी के आंतरिक संरचना में भी एक लेयर है, मोटी सी लेयर है। उसके ऊपर हमारे यहाँ पृथ्वी पे जो धरती जो स्थल भाग है वो, और समुद्रीय भाग है, ये सब टिकी हुई है। और जैसे ये दो प्लेटें आपस के नजदीक में आती है तो ये टकराव होने के कारण हमारे यहाँ भूकंप उत्पन्न होता है, और अगर वो दूर हटता है तो भी हमारे यहाँ ज्वालामुखी आती है। वो मैं अभी आपको इस सेशन में बताऊंगा कि अब इसमें परिभाषा की बात कर रहे थे तो हम जान लेते हैं कि परिभाषा में हम मुख्य रूप से क्या हमने देखा कि जो आंतरिक भाग, पृथ्वी के आंतरिक जो भाग है उसमें जो प्लेटों का आपस में टकराना, और या उसके अंदर में कोई परिवर्तन होना जिसके कारण में पृथ्वी के बाहरी सतह पे कंपन होता है, और इसे ही हम भूकंप कहते हैं। या इसको आप शॉर्ट भाषा में ये कह सकते हैं कि भूमि का कांपना ही भूकंप है। तो ये हम परिभाषा की बात कर लिए। साथ में हम भूप्रपट्टी की जो संरचना है, जैसे हमने पहले भी क्लास में लिया था, फिर भी हम आपको बता देते हैं कि अर्थ जो हमारा स्ट्रक्चर है वो किस प्रकार का बना है। तो पहली लेयर भूप्रपट्टी की, सेंटर में मेंटल भाग, और अंदर का जो है वो केंद्र है, यानी भू प्रपट्टी। हालांकि ये बहुत बड़ा मैंने एरिया दे दिया, ये बिल्कुल छोटा है, तो पतली से 34 किलोमीटर के अंदर में भाग है, तो मैं आपको इसे छोटा कर देता हूं थोड़ा। तो ये हमारा भूप्रपट्टी है, बीच का भाग मेंटल जिसे हम प्रवार भी बोलते हैं, प्रवार, और सेंटर में जो केंद्र, तो ये बनावट है इसका। भूप्रपट्टी का हमने भाग बताया था आपका कि ये सियाल और सीमा से बना हुआ है। मेंटल भाग जो प्रवार भाग है वो आपका सिलिकॉन और मैग्नीशियम का बना हुआ है, और आंतरिक भाग में निफे पाया जाता है। साथ में हमने ये बताया था कि ऊपरी भाग जो लगभग आपका 0.5 से 1% तक का कवर कर रखा है, और सेंटर का जो भाग है वो लगभग 83% हमारे भौगोलिक जो घनत्व है उसमें कवर कर रखा है, और केंद्र लगभग 16% के आसपास है। यानी इस प्रकार से आप हम कह सकते हैं कि इससे मोटा मोटी 1%, और ये आप 83%, और ये हमारा 16% के आसपास कवर कर रखा है। कहीं कहीं ये 0.5 में आएगा, तो ये इसकी वजह से ये लगभग 15% आ जाता है। तो आप ऐसे राउंड फिगर में याद रखें, 1%, 83% और 16% के केंद्र भाग है। साथ में इसमें हमने बहुलता आपको बता दी किस तरह की है। तो ये परतों जो हमारे यहाँ जो पृथ्वी के आंतरिक संरचना जो है कई परतों से मिलकर बना है, इसीलिए इसे समपर्तीय भी बोलते हैं, मतलब कई तरह की परतें से यह मिलकर बना है। साथ में हमने आपको इसकी आंतरिक संरचना के बारे में बता दिया। इसमें अब हम इसमें बात करते हैं कि जो
परत है इसकी जानकारी कैसे मिली। हालांकि हमें पता है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग तक हमें अभी तक जाना संभव नहीं हो पाया है, यानी ना हम उसे देख पाए हैं और ना हम जा पाए हैं, क्योंकि जैसे जैसे हमारी पृथ्वी के आंतरिक भाग में हम जाते हैं, यानी 32 मीटर के जाने पे ही, 32 मीटर के अंदरूनी गहराई तक जाने में ही हमें लगभग 1 डिग्री की टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है, जिसके कारण से हमें ऐसा पूर्वानुमान लगाया गया है कि अंदरूनी भाग में बहुत ज्यादा ही टेम्परेचर है और वहां तक किसी भी यंत्र का, उपकरण का भेज पाना संभव नहीं है। तो इसमें हम दो तरह से हमें पता चलता है, भूकंप के बारे में या जो इसके अंदर अर्थक्वेक या बनावट के बारे में, यानी इसकी भूकंप को हम अभी थोड़ी देर के लिए साइड करते हैं और हम ये जान लेते हैं कि जो इसके अंदरूनी भाग है उसके पास जानकारी कैसे मिली कि हमें इसके अंदर में क्या क्या है, नहीं है। तो इसके परतों की जानकारी तक की हम बात कर रहे हैं कि परतों की जानकारी कैसे मिली। तो हमने परिभाषा की बात हो गई कि हमारी जो डिफिनेशन है, भूमि का कांपना ही भूकंप है। चलिए हम परतों के बारे में जान लेते हैं कि जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है उसमें जो परतें हैं वो किस प्रकार की जानकारी जो हमें मिला है, किस प्रकार की परतें हैं, वो कैसे पता चला है। तो अभी हम एक जान लेते हैं प्रत्यक्ष, जिसे लोग प्राकृतिक भी बोलते हैं, हालांकि ये उचित नहीं है क्योंकि प्राकृतिक अप्राकृतिक तो सभी है, मतलब उस तरह से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष आप जान लेते हैं। अप्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष इसे हम अप्राकृतिक भी बोलते हैं, है ना। तो इसमें हम प्राकृतिक में बात कर रहे हैं, तो प्राकृतिक में पहला आएगा, अगर हम प्राकृतिक की बात कर रहे हैं तो इससे जानकारी हमें कैसे मिली है। सबसे पहले ज्वालामुखी, दूसरा भूकंप जो कि मुख्य है, इसी से हमें ज्यादा जानकारी मिल पाया है। तीसरा है खनन, नेक्स्ट है ड्रिलिंग। अच्छा, इसमें आपको दिख रहा होगा ये होता क्या है, पहले मैं ये बता देता हूं। ज्वालामुखी, हालांकि आपको आगे मैं बताऊंगा कि ज्वालामुखी भूकंप लगभग एक जैसा ही चीज है, जो पृथ्वी के आंतरिक जो प्लेटें हैं, जिसे हम बोल सकते हैं कि जिसपे हमारी पृथ्वी और जो जलीय भाग है वो जो टिकी है जिसपे, यानी कि आपको पता होगा मैग्मा चेम्बर जो हमारे मेंटल भाग है उसमें कोई भी ठोस सॉलिड चीजें नहीं है, वो अर्ध तरल यानी प्लास्टिक के जैसा लिक्विड भाग में पाया जाता है। पूरी तरह से ठोस भी नहीं है, पूरी तरह से लिक्विड नहीं है, मतलब गला हुआ प्लास्टिक जैसे आप देखते होंगे, मतलब बीच बीच की स्थिति है, जिसके कारण वहां की जो मोटी परतें हैं, प्लेटें हैं, यानी हम बोल सकते हैं 100 किलोमीटर नीचे तक की जो मोटाई है, इतनी बड़ी प्लेटें हैं 100 किलोमीटर की, वो हमेशा फ्लोटिंग करती रहती है, तैरती रहती है, नीचे से ऊपर की ओर संवहनीय क्रिया जैसी वो हरकत होती रहती है, जिसके कारण प्लेट जब आपस में टकराते हैं तो हमें भूकंप का अनुभव होता है और इसे बोलते हैं अभिसारी। क्या बोलते हैं? अभिसारी। प्लेटों को आपस में, देखिए ये प्लेट हो गई और ये प्लेट हो गई, अगर ये दो प्लेटें आपस में टकराएगी, अगर आपस में बिल्कुल टकराएगी तो इसे हम बोलेंगे अभिसारी। अभिसारी। और अगर ये प्लेटें एक दूसरे से दूर भागेगी, ये बाहर की ओर जा रही है, ये बाहर की ओर जा रही है, यानी पहले ये टच थी, बाद में ये क्या हुआ, आपस से दूर भागने लगी, जिसके कारण इसके अंदर की जो मैग्मा है, जो लावा, मतलब मैग्मा जैसा तरल पदार्थ जो वस्तु अंदर में जो टेम्परेचर, आप तो पता है कि अंदरूनी भाग में बहुत ज्यादा हीटिंग है टेम्परेचर, जिसके कारण लिक्विड फॉर्म में है और वो धीरे धीरे क्या है, बाहर निकलता है। तो वो जो मैग्मा बाहर निकलता है, वो बाहर निकलने के बाद ज्वालामुखी रूप में निकलता है और बाहर जम जाता है, इसको हम लोग लावा बोलते हैं। तो ये अंदरूनी भाग से जो निकल रहा है उस मैग्मा को, इसके वजह से हमें ये प्लेटों के हटने के कारण आया, तो इसे बोलेंगे अभिसारी। दूर अगर नजदीक में सटेगा तो अभिसारी, दूर हटेगा तो अवसारी। एक तीसरी स्थिति भी बनती है जिसे ऐसे बताया जाता है कि ये कुछ तो हिस्सा टकरा रहा है और कुछ हिस्सा जो है दूर हट रहा है। अगर ये एक दूसरे से तिरछा अगर हटेगा तो टकराने के कारण क्या होगा, कुछ हिस्सा तो टकराएगा और कुछ हिस्सा जो है बाहर की ओर जाएगा, तो इसे हम संरक्षित प्लेट बोलते हैं। संरक्षित
प्लेटें बोलते हैं, यानी कि 3 स्थितियां बनती हैं, अभिसारी, अपसारी और संरक्षित। तो चलिए हम इसमें बात कर रहे थे ज्वालामुखी की बात। तो ज्वालामुखी कैसे आएगी? जब प्लेटें आपस में दूर हटेगी। भूकंप किसे बोलेंगे? जब प्लेटें आपस में टकराएगी तो भूकंप की स्थिति आएगी। तीसरी आती है खनन। खनन का सेंस ये है कि हमारे पृथ्वी के भाग को खोद के अंदरूनी भाग तक पहुंचने को हम खनन बोलेंगे। तो खनन की जो प्रक्रिया हुई है अभी तक, वर्तमान समय तक, दक्षिणी अफ्रीका का एक जगह है जिसका नाम है पोनेंग। दक्षिणी अफ्रीका यह देश है, दक्षिणी अफ्रीका का एक जगह है जिसका नाम है पोनेंग। दक्षिणी अफ्रीका के पोनेंग जगह, जहां लगभग 4 किलोमीटर अंदर तक ही हम जा पाए हैं। और यह पोनेंग जगह पे ये क्या है? कोल फील्ड है, मतलब सोने की खदान है। और यहाँ हम अपने आज की स्थिति के अनुसार हम दक्षिणी अफ्रीका के पोनेंग क्षेत्र तक 4 किलोमीटर अंदर जाकर खुदाई करके निकाले हैं। और इसके बारे में हमें जो भी वस्तुएं या अपने पदार्थ प्राप्त हुए हैं उस हिसाब से भी हम थोड़ी बहुत जानकारी इकट्ठा कर पाते हैं, लेकिन ये पूर्ण रूप से सही नहीं, मतलब अंदरूनी भाग तक पहुंचने का कोई वो नहीं है, क्योंकि 4 किलोमीटर तो कुछ है ही नहीं। 4 किलोमीटर तक तो हमें ऐसे कुछ खास मिलेगा नहीं। और नीचे अगर इंडिया की बात करें खनन के अंदरूनी में ही भाग में, तो अपने इंडिया में नाम सुना होगा, केजीएफ मूवी भी देखा होगा आपने। केजीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? कोलार गोल्ड फील्ड। तो इसका ही लगभग हमारे कर्नाटका में लगभग में 3.3 किलोमीटर की खुदाई की गई है। क्या नाम है इसका? कोलार। यह भी एक सोने की खदान है। और यहाँ हम लगभग 3.3 किलोमीटर की गहराई तक ही जा पाए हैं। तो ये भी ज्यादा कोई गहरा है नहीं, तो खनन से भी हमें ज्यादा सफलता नहीं मिल पाई है। और इसके बाद आती है ड्रिलिंग। ड्रिलिंग का सेंस ये है कि आप जैसे बोरवेल होता है, पानी के जो निकालने के लिए हमने बोरिंग करते हैं, उस तरह से ये ड्रिलिंग का भी पद्धति अपनाया गया। और ये जो हमारी पृथ्वी की जो ऊपरी सतह है, जिसका ऊपर में आपको पता होगा आर्कटिक महासागर है। आर्कटिक महासागर। अब आप बोलेंगे महासागर में थोड़े ना खुदाई होगी, तो ये खुदाई कहाँ हुई है? नॉर्वे और रसिया। नॉर्वे और रसिया यानी रूस की जो पास में ही एक क्षेत्र है, जगह है जिसका नाम है कोला। जगह क्या नाम है? कोला क्षेत्र है। शायद आपको दिख नहीं रहा हो तो मैं नीचे लिख देता हूं। कोला क्षेत्र है। और यहाँ लगभग ड्रिलिंग के माध्यम से, यानी कि जो ड्रिल किया जाता है, ऐसे जो ड्रिलिंग करने के बाद हमें लगभग इसका 12.2 किलोमीटर की सफलता मिली। और वो भी हमें कोई ज्यादा अंदर नहीं पहुंच पाए, लेकिन हाँ जितना अभी भूपर्ग, जैसे अभी पता होगा आपको कि हमारा सबसे ज्यादा अभी जो अंदरूनी भाग पृथ्वी के जो आंतरिक संरचना तक पहुंचने का था पहले, प्रशांत महासागर का मैरियाना गर्त है, जो लगभग 11,022 मीटर यानी कि लगभग 11 किलोमीटर। 11,022 मैरियाना गर्त का कितना है? 11,022 मीटर में अगर हम इसे किलोमीटर बोले तो किलोमीटर के अंदर में हम पहुंच पाए थे। ये प्रशांत महासागर में पड़ता है। और ये कहाँ है? मैरियाना गर्त, यानी कि प्रशांत महासागर में है मैरियाना गर्त, जो सबसे अधिक हम नीचे पहुंच पाए थे। अब हम उससे थोड़ा सा ही ज्यादा, जो कि 12 किलोमीटर में आर्कटिक महासागर यानी कि नॉर्वे और रसिया का बीच में पड़ता है, कोला जगह है, वहां पे हमने ड्रिलिंग के माध्यम से अंदरूनी भाग तक पहुंचे। ये ड्रिलिंग से कितना पहुंच पाए? 12.2 किलोमीटर में पहुंच पाए। और ये जगह कौन सा है? कोला। तो ये भी 12 किलोमीटर भी, हालांकि कुछ तो अंदरूनी भाग तक पहुंचे, लेकिन इतनी भी इसमें हम सफल नहीं हो पाए। 12 किलोमीटर में कोई ज्यादा जानकारी मिली नहीं। उसके बाद हम चलते हैं, अब ये हमारी ज्वालामुखी से 60 किलोमीटर तक, लगभग 60 किलोमीटर के अंदर ज्वालामुखी निकलती है। तो ये हम जान लेते हैं कुछ इसके तुलना में। तो देखिए 60 किलोमीटर बहुत अंदरूनी भाग है। तो हम ज्वालामुखी से 60 किलोमीटर तक भूकंपीय तरंगों से हम अत्यधिक, यानी सिस्मोलॉजी के तहत हम अत्यधिक सेंटर तक या इसके बाहरी भाग के जो स्ट्रक्चर है वहां तक इसकी जो बनावट कैसी है, क्या है, तो हम भूकंपीय तरंगों के हिसाब से अनुमान लगा के इसके बारे में अत्यधिक जान पाए। इसीलिए आज का हमारा जो टॉपिक है भूकंप के ऊपर ही मतलब पूर्ण रूप से है। तो हम ये भूकंप को ही आज कवर करेंगे। बाकी आपको
ये भी जानकारी होनी चाहिए कि भूकंप अगर स्थलीय भाग में आएगा तो उसे हम भूकंप बोलेंगे, और अगर वो समुद्री या जलीय जगह पे आएगा तो उसे हम सुनामी कहते हैं। ठीक है, तो अभी हम अप्रत्यक्ष रूप से जो था वो भी हम देख लेते हैं। ये हमने प्रत्यक्ष रूप से जो था उसमें हमने अध्ययन किया। अब अप्रत्यक्ष रूप से कैसे पता चला कि हम इसके अंदर की जो भू परतें हैं, यानी पृथ्वी के अंदर की जो आंतरिक संरचना है वो किस प्रकार की है। तो इसमें आती है, सबसे पहले आती है, आपको जानकारी होगा, घनत्व। अगर किसी वस्तु की घनत्व ज्यादा होगा, यानी उसके अंदर में जब घनत्व ज्यादा होगा तो ऑटोमेटिक उसके अंदर की जो दाब, यानी कि उसके जो अंदर पावर, प्रेशर देने का पावर होगा, यानी दाब यानी प्रेशर, इसके अंदर प्रेशर भी ज्यादा होगा। और अगर प्रेशर ज्यादा होगा, किसी चीज पे हम प्रेशर ज्यादा देते हैं, तो फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा कि प्रेशर ज्यादा देते हैं तो टेम्परेचर ऑटोमेटिक बढ़ जाता है, यानी कि ताप बढ़ जाता है। घनत्व जिसका ज्यादा होगा उसका दाब भी ज्यादा होगा और उसकी ताप यानी टेम्परेचर भी ज्यादा होगा। तो इस हिसाब से हमने अनुमान लगाया कि पृथ्वी जरूर अगर 32 मीटर अंदर जाने पर 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ रहा है, इट मीन्स कि अंदर में हम और धीरे धीरे नीचे जाएंगे तो इसकी घनत्व भी बढ़ रही थी, तो घनत्व बढ़ रहा है तो उसके अंदर प्रेशर भी बढ़ रहा है, और अगर प्रेशर बढ़ रहा है तो इसका मतलब ताप भी बढ़ रहा है। इसी से हम लोग अनुमान लगाए कि अंदरूनी भाग जो है अत्यधिक घनत्व वाला है, ठोस है, और उसके ताप भी अत्यधिक है, दाब के कारण ताप भी ज्यादा है। तो अब इसमें हम ये तीन चार चीजें थी वो हमने देख लिया अप्रत्यक्ष रूप से। और भी इसमें आते हैं गुरुत्वाकर्षण। कुछ चीजें हैं जो गुरुत्वाकर्षण के कारण हमारे जो आंतरिक भाग है उसमें मैग्नेटिक फील्ड पाया जाता है, गुरुत्वाकर्षण बल पाया जाता है, जिसके कारण हमारी जो पृथ्वी के बाहरी भाग वस्तुएं जो है इसमें सटी हुई है वो आपको पता है। साथ में हम ये भूकंपीय तरंगों के बारे में इसी में हम अध्ययन करेंगे, क्योंकि भूकंपीय तरंग भी अप्रत्यक्ष में ही आएगा। ठीक है, उसके बाद इसमें आता है कि ये आखिर ये जो ताप है वो क्यों बढ़ रहा है। तो 2 रीजन हो सकता है, या तो इसके ऊपर ताप दबाव ज्यादा है, या तो इसके अंदर रेडियो एक्टिव जो पदार्थ है, रेडियो एक्टिव पदार्थ होता है, उसके कारण भी इसके अंदरूनी भाग में ताप बढ़ता है। तो आपसे एग्जाम में पूछा भी जाता है कि अंदरूनी भाग किन कारणों से ज्यादा ताप रखता है, तो आप बोल सकते हैं कि इसके अंदर में दाब ज्यादा है, और उसके बाद इसके अंदर रेडियो एक्टिविटी जो पदार्थ है, रेडियो एक्टिव पदार्थ वो अधिक मात्रा में पाया जाता है। साथ में अब हम जानते हैं इसके भूकंप आने के कारण, परतों की जानकारी हमने ले ली है। अब भूकंपों का हम कारण जान लेते हैं कि आखिर भूकंप क्यों आता है, भूकंप आने का रीजन क्या है। तो थोड़ा सा इस टॉपिक में, इससे पहले वाले टॉपिक में हमने बताया था आपको, अब उसी को हम थोड़ा विस्तार से समझते हैं। देखिए, मुख्य रूप से भूकंप आने का 2 रीजन है। तो पहला रीजन क्या है? पहला रीजन है प्राकृतिक और दूसरा है मानविक। मानव इसका जिम्मेवार है। पहला है प्राकृतिक और दूसरा है मानवीय। भाई मानव तो सभी जगह है, इसीलिए मानव तो बदनाम होना ही है, क्योंकि इनका ही काम उल्टा पुल्टा है। तो प्राकृतिक में क्या आएगा? प्राकृतिक में जैसा कि हमने आपको बताया, जैसे एक पहला आता है बलित पर्वत। बलित पर्वत का एक उदाहरण दिया जाता है कि हमें जो है बलित पर्वत, आपने अरावली का नाम सुना होगा, तो वो बिल्कुल स्लो मोशन में होता है, तो उससे भूकंप उतना नहीं आता है, लेकिन हाँ कभी कभी इसमें इसके आने के कारण भी, मतलब बलित पर्वत का एक उदाहरण बोल सकते हैं कि नवीन बलित पर्वत अगर बनता है, नवीन बलित पर्वत अगर बनता है तो भी जो है पृथ्वी के अंदर, ये हम लिख देते हैं कारण, यहाँ पे भूकंप आने का क्या कारण हो सकता है। तो अगर नवीन बलित पर्वत, अगर कोई नया पर्वत आपस में ऐसे 2 पहाड़ों के अंदरूनी भाग के जो पहाड़े हैं, मतलब मोटी परतें हैं, उसके धीरे धीरे उठने के कारण क्या है, बलित पर्वत बनता है, जो कि आप अरावली का उदाहरण ले सकते हैं, जो कि राजस्थान के क्षेत्र में पड़ता है। तो ये नवीन बलित पर्वत भी अगर बनता है तो इसके कारण भी भूकंप, यानी कि भूमि थोड़ा कांप सकता है, जिसके कारण भूकंप आता है। सेम उसी तरह से नेक्स्ट एक रीड महोदय हैं, जिन्होंने दिया रीड प्रत्यास्था। रीड प्रत्यास्था, ये रीड प्रत्यास्था का जो मतलब अभी एक उदाहरण है, जो मतलब इसके आने का कारण बताते हैं। ये रीड महोदय मतलब खगोलवेद है, ये भी यही बताते हैं कि जो किसी भी मतलब अंदर में जो पाए जाने वाली जो मतलब 2 प्लेटें हैं, उसको अगर एक निश्चित
एक निश्चित लिमिट में अगर खींचा जाए उसे, यानी अगर लिमिट में खींचा जाता है, अगर एक उसके अंदर में जो इलास्टिसिटी पाया जाता है उस हिसाब से तो वो झेल लेगा। अगर उससे अधिक उसको खिंचाव या उसके अंदर में अगर दबाव दिया जाए तो वो टूट जाता है, और टूटने के कारण ही क्या होता है, पृथ्वी कांप जाती है, जिसे हम भूकंप कहते हैं। तो रीड प्रत्यास्था प्रचलन, ये रीड महोदय ने बताया था। रीड प्रत्यास्था प्रचलन इनका जो है सिद्धांत था कि किसी भी प्लेट में एक इलास्टिसिटी पाई जाती है, एक क्षमता होता है कि उतने तक तो वो प्रेशर को झेल लेगा, मतलब या तो उसको सटाओ या तो दूर हटाओ, तब तक तो वो झेल लेगा। लेकिन अगर उससे अधिक उसके बीच में अगर प्रेशर दिया जाता है तो वो क्या होगा, आपस में टूट जाएगा, और टूटने के कारण ये ऊपर की ओर कुछ मतलब जो पदार्थ है बाहर निकालता है, या जो भी इसमें परिवर्तन होता है जिसके कारण यह भूकंप आ जाता है। नेक्स्ट है ज्वालामुखी, जो कि मुख्य रूप से जिम्मेवार था ज्वालामुखी। ज्वालामुखी के लिए हमने आपको बताया था कि एक अभिसारी होता है, एक अपसारी होता है। तो ये एक दोनों जो रीजन है, जो प्लेट को जो है आपस से अगर हटता है, दूर हटता है, जिसके कारण से जो अंदर की जो मैग्मा है वो बाहर निकलता है, और इसके कारण भी भूमि कांप जाता है। तो ये भी एक भूकंप का मुख्य कारण है। नेक्स्ट है इसके अंदर भूस्खलन। भूस्खलन क्या है कि भूमि के अंदर में जो, जैसे हमने खनन किया, प्राकृतिक रूप से जो खनन हो जाता है, निकल जाता है कुछ चीजें, और उसके कारण अगर इसके अचानक से फिर जब गिरता है तो भी भूमि का कांपना इसमें संभव हो पाता है, यानी इसको भूस्खलन का भी रीजन हो सकता है, जिसके कारण अर्थक्वेक आता है, भूकंप आता है। अब ये इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट जो नियम है, जिसके बारे में मैं इतनी देर से आपको बता रहा हूं, जिसका नाम है प्लेट टेक्टोनिक। ये प्लेट टेक्टोनिक का सिद्धांत सबसे पहले जान लेते, दिया किसने, तो हेनरी हेंस महोदय ने दिया। और ये हेनरी हेंस महोदय अमेरिका के वैज्ञानिक हैं, जिन्होंने तो प्लेट टेक्टोनिक का सिद्धांत किसने दिया, हेनरी हेंस महोदय ने दिया। और इन्होंने बताया कि जो पृथ्वी के अंदर में पाए जाने वाली जो स्थल भाग है जिसपे हम लोग टिके हैं, वह एक प्लेट पे है, और वही प्लेट आपस में जब टकराती है, जिसको हम लोग अर्थक्वेक के रूप में जानते हैं। और इनका ही सिद्धांत है जो अभिसारी और अपसारी के बारे में इतनी देर से बता रहा हूं। ये प्लेट टेक्टोनिक यानी कि हेनरी हेंस ने ही बताया था कि अगर प्लेट आपस में टकराती है जिसके कारण भूकंप आता है, और अगर प्लेट दूर हटता है, यानी कि जब सटता है यानी अभिसारी होता है, नजदीक में अगर सट रहा है, दो प्लेटें अगर आपस में सट रहा है, जिसको हम लोग बोलते हैं अभिसारी। और जब दोनों प्लेटें आपस से दूर हट रही है, जिसे बोलते हैं हम अवसारी। तो अभिसारी समझ में आ गया आपको कि अवसारी किसको बोलेंगे, प्लेट हटेगा। तो ये ज्वालामुखी और अभिसारी दोनों के लिए प्लेट टेक्टोनिक का सिद्धांत किसने दिया, हेनरी हेंस महोदय ने दिया। अब मानवीय कारण जान लेते हैं। मानव के द्वारा जो किए गए क्रियाकलाप के द्वारा जो भूकंप आता है वो क्या है, जैसे बांध। अगर हमने कुछ ऐसी जगह पे बांध बना दिया और अचानक से पानी टूट गया, या आसपास के एरिया में जो है थोड़ा बहुत कंपन हुआ, जिसे भी हम एक अर्थक्वेक बोलते हैं, भूकंप बोलते हैं, और इससे भी पृथ्वी कांप जाती है। नेक्स्ट है विस्फोट। अगर हम बांध, दूसरा है विस्फोट। रोड बनाने के लिए या अंदर में खनन के लिए इस तरह का हम जो विस्फोट करते हैं, जिसके कारण भी अर्थक्वेक आ जाता है, जिसे हम भूकंप कहते हैं। नेक्स्ट है विनाश निकाय। विनाश निकाय बोल सकते हैं। निकाय मतलब खनन करके जो अंदर कोई वस्तु निकाल देते हैं, जैसे अब कोयला या इस टाइप की जो चीजें हैं वो निकालते हैं, और अचानक से ये जब बैठ जाता है, यानी कि खनन
खनन के बाद अगर कोई भी वस्तु उसके अंदर में ना फिल किया जाए और वो अचानक से अगर भसक जाए, बैठ जाए, तो उसके कारण से हम इसको क्या बोलते हैं, निकाय रीजन है, और इसके बाद भी ये मानव द्वारा ही किया जाता है। तो इससे भी हम आपके लोकेशन में, मतलब आपके जगहों पे जो है अर्थक्वेक आ सकता है, भूकंप आ सकता है। तो चलिए हम इसके बारे में जान लिए हैं कि किन कारणों से आता है। तो सबसे पहला कारण है प्राकृतिक और मानवीय कारण। प्राकृतिक में आपका नवीन पर्वत, रेड प्रत्यास्थ प्रचलन, उसके बाद ज्वालामुखी, भूस्खलन और प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत, जो कि मुख्य रूप से है भूकंप का ये बेस्ट माना जाता है उदाहरण के तौर पे। फिर इसमें जो है ये हल्का कंपन लाता है, इसके कारण इतना कोई इसका रोल नहीं है। तो प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत आपने समझ लिया, अभिसारी और अपसारी वाला, जो कि इंपॉर्टेंट है, और ये हेनरी हेंसे महोदय के द्वारा दिया गया था। फिर आगे चलते हैं, जो भूकंप हमारे पास आया, अब इसके और मुख्य रूप से जो इसके अंदरूनी भाग में क्या होता है, पृथ्वी के अंदरूनी भाग में क्या होता है, इसके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले पृथ्वी के अंदरूनी भाग में जो चलने वाली वेव है, यानी भूकंप का जो तरंगे हैं, उसके बारे में जान लेते हैं। तो हमारे जो जानकारी अभी तक जो ज्ञात हुआ है, उसमें मुख्य रूप से 3 का ही हम अध्ययन करते हैं। PSL यानी कि प्राइमरी, सेकेंडरी और लब वेव। एक और आर वेव है, रे लाइट वेव, कहीं कहीं आपको मिलेगा। तो रे लाइट वेव भी एक तरह से एल वेव का ही उदाहरण है। यह धरातलीय वेव है, यानी यह धरातल पे, यानी कि जो हमारी पृथ्वी पे जो अर्थक्वेक आता है, वो मेन रूप से एल और आर ही जिम्मेवार है मुख्य रूप से। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि जो हमारी P और S जो वेव है, उसकी क्या स्पीड है और कैसे वो पृथ्वी के कौन कौन से भाग में पहुंच पाता है या नहीं पहुंच पाता है, इसके बारे में हम पहले जान लेते हैं। तो मुख्य रूप से P, जिसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी, S से सेकेंडरी, प्राइमरी हो गया, S और L यानी लव। ये HD लव एक वैज्ञानिक हैं जिन्होंने इस वे का जो है मतलब इस तरंग का खोजा था, इसलिए इनके नाम पे ही इसका नाम दिया गया HD लव। तो अभी हम इसके जान लेते हैं कि पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है, उस हिसाब से हमें आपको 3 भाग में मुख्य रूप से बांटा था। जो ऊपर वाला था वो कम सघन था, यानी कि भूपरपट्टी, उसके बाद मेंटल, उसके बाद सबसे ठोस जो था वो क्या था, उसका नाम था केंद्र। अब इसमें हम जो ये जो फिगर है, इस पे हम थोड़ा फोकस करते हैं। अब आपको पता होगा कि मैग्मा चेंबर किसमें पाया जाता है, मेंटल भाग में। मेंटल भाग में मैग्मा चेंबर पाया जाता है ना। और मैग्मा चेंबर ये पूरी भागे जो है ऐसा है कि ना ही ठोस है ना ही द्रव है, और इसके अंदर में जो है कई प्लेटें तैरती रहती है, आपस में टकराती रहती है, दूर हटती रहती है। यह बहुत जल्दी तो नहीं, लेकिन हाँ कई जगहों पर आपको पता होगा कि पूरे धरती पे हर एक मिनट में ही भूकंप आता रहता है। यानी कि धरती पे कहीं ना कहीं मतलब इस तरह से भूकंप की झटके देखे जाते हैं, पर कहीं ज्यादा होती है और कहीं कम। तो उस हिसाब से इसकी कैजुअलिटी और बिना कैजुअलिटी की भी आप गणना करते रहते हैं। तो फिलहाल जो हम इसमें बात कर लेते हैं कि जो इसके अंदर जो मैग्मा चेंबर है, यानी कि जो प्लेटें हैं वो आपस में जो टकराती है, वो कैसे क्या प्रक्रिया होती है। तो यहां से अगर हम भूकंप शुरू करते हैं, ये हमारा केंद्र है, इसको हम बोलेंगे फोकस बोलेंगे, या इससे बोल सकते हैं केंद्र, यानी भूकंपीय केंद्र। ये भूकंपीय केंद्र हो गया। और यहां से जब निकलेगा भूकंपीय केंद्र, जब यहां से निकलेगा तो जो सबसे नजदीक जहां पे पहुंचा, सबसे पहले जहां पहुंचा, उसे अधिकेंद्र बोलते हैं। अधिकेंद्र, इसे इपी सेंटर बोलते हैं, अधिकेंद्र या इपी सेंटर बोलते हैं। यानी कि जहां पे भूकंप शुरू हुआ उसे बोलते हैं फोकस केंद्र। और यहां से जो निकल के सबसे पहले जिस जगह पहुंचा, देखिए यह एक भूकंप जहां से शुरू होता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहीं से सीधा ही जाएगा। यह एक वेव है, एक तरंग है। जैसे आप पानी में पत्थर मारते हैं तो उसका जो तरंगे हैं वो सारी दिशाओं में जाता है। हाँ, ये अलग बात है कि जो चीजें जहां पे जैसे तालाब छोटी है
और अगर आपने जहां पे पत्थर मारा वहीं से अगर नजदीक में उसका स्थल भाग होगा तो वो वहीं पे टकरा के धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। लेकिन जहां दूर है उसको वहां तक जाने में हो सकता है समय ज्यादा लगे, पर वो जाएगा जरूर, उसके अंदर पावर भले ही कम हो जाए। तो सेम वही कंडीशन है, यहां से जब अर्थक्वेक यहां आता है अधिक केंद्र तक, तो अधिक केंद्र पर सबसे ज्यादा प्रेशर होता है, पावर होता है, बाकी जगह पर भी जाता है मगर धीरे धीरे पहुंचता है। तो इस तरह से हमारे पास जहां से शुरू हुआ इसे फोकस बोलते हैं, और इस फोकस में 3 वेव पी एस एल, और अगर आर को भी शामिल करें तो कर ले, नहीं तो ये एल और आर लगभग एक ही साथ रहता है। तो प्राइमरी, सेकेंडरी और लघु किरणें तीनों के तीनों शुरू होती है, और यहां से शुरू होने के बाद जो सबसे नजदीक स्थान पे जहां पहुंचती है सबसे पहले पहुंचता है पी, क्योंकि पी की जो स्पीड है वो है 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड। सेम उसी प्रकार एस की 4 किलोमीटर प्रति सेकेंड। कई जगह पे आपको पी का 6 किलोमीटर और एस का इसका आधा यानी कि 3 किलोमीटर का आपको दिखाएगा, पर मैंने जो 2-3 बुक में देखा उसमें आपको 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड और एस का लगभग 4 किलोमीटर का स्पीड दिखाता है। एल वेव का 1.5 से 3 किलोमीटर प्रति सेकेंड। देखिए ये बढ़ता घटता रह सकता है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे टकराया और उतना ही स्पीड से जो है हम हर जगह जो है ट्रेवल करे। तो इस कारण से इसमें बदलाव भी हो सकता है, पर इसमें हमने जो लगभग में 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड, 4 किलोमीटर प्रति सेकेंड और 1.5 से लेके 3 किलोमीटर प्रति सेकेंड के स्पीड से एल वेव ट्रेवल करती है। अब यहां से जब हमने पी की बात की तो पी तो बहुत तेज है, तो ये हमारे यहां से जब शुरू होगा यहाँ बहुत पहले पहुंचेगा, उसके बाद पहुंचेगा सेकेंड में एस, फिर लास्ट में पहुंचेगा कहीं एल। और ये आपको जानकारी होनी चाहिए कि जो पी और एस किरण है, जो वेव है, वो हमारे अर्थ पे कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। वही अगर धरातल पे एल की बात करें तो एल जैसे ही पहुंचेगा वो पूरी तरह से हमारी धरती पे क्विक लाएगा और अर्थ को पूरा हिला देगा। और वो कैसे हिलाएगा वो मैं आगे आपको पिक्चर से भी दिखाऊंगा। साथ में पहले हम ये जान लेते हैं कि पी एस एल का जो पहुंचने का टाइमिंग है उस हिसाब से ग्लोब पे कैसे इसका जो है स्ट्रक्चर बनता है, तो ये देख लेते हैं। थोड़ा सा हम इसको साफ कर लेते हैं। तो अब जानकारी ले लेते हैं कि यहाँ से जैसे अगर हमें इसका जो अर्थक्वेक है जहां से शुरू होता है, ये है फोकस, यहां से शुरू हुआ और यहां पर पहुंचा। तो अगर हम वैज्ञानिकों ने क्या किया, रिसर्च किया और उसने देखा कि सबसे पहले कैसे पहुंचता है, कौन कहां पहुंचता है कि नहीं पहुंचता है, और पृथ्वी के अंदर कैसी संरचना है इसकी जानकारी देखिए कैसे मिलता है। तो सबसे पहले जैसे हमने बता दिया, यहाँ पे स्टेशन 1 लगाया, यहाँ पे आपका स्टेशन 2, ऐसे सभी जगह जो है स्टेशन लगा दिया। और अब उन्होंने जो है अर्थक्वेक का इंतजार किया। अर्थक्वेक जैसे ही आया तो सबसे पहले जो यहाँ का वैज्ञानिक था उन्होंने बताया कि हाँ भाई हमारे पास पी पहुंच गया, सबसे पहले पी पहुंच गया। बाद में फिर यहाँ पता चला हाँ भाई पी हमारे पास भी पहुंच गया, पी हमारे पास भी पहुंच गया। इधर से बताया कि भाई पी मेरे पास भी पहुंचा, मेरे पास भी पहुंचा, सभी जगह पहुंच गया क्योंकि स्पीड उसकी ज्यादा है। सेकंड में जैसे उन्होंने बोला भाई एस हमारे पास पहुंच गया, थोड़ी देर के बाद बोला कि हाँ भाई एस हमारे पास भी आ गया। ऐसे करके ना जैसे जैसे जिनके पास आया उन्होंने सूचना एक दूसरे को दिया कि हाँ हमारे पास भी आ गया। लेकिन दिक्कत ये हो गई कि जब एल वेव चला तो ये यहां से शुरू तो हुई, यहां पे भी पहुंचा एल, यहां पर पहुंचते पहुंचते इनका जो है टाइमिंग बिल्कुल गड़बड़ा गया क्योंकि कम इनका है ना स्पीड। फिर इसके बाद ऐसा समय आया कि इधर की ओर तो ये पहुंच ही नहीं पाया। इसका मतलब वैज्ञानिकों ने ये बोला कि ये जो P और S ये तो ऐसा है कि लगभग अपने ऐसे स्थल जो मतलब P का तो है कि जल, अपने मतलब बोल सकते ठोस, द्रव और गैस तीनों स्थिति में ट्रेवल कर रही थी P। और उसके बाद S की जैसे बारी आई तो इन्होंने ठोस को तो देखा कि ये पार कर रहा है, ये ठोस तक तो पहुंच रहा है, लेकिन जैसे ये अंदरूनी भाग से जाना हुआ ये तो नीचे पहुंचा ही नहीं है, इधर भी नहीं पहुंचा, इधर भी नहीं पहुंचा। इसका मतलब वैज्ञानिकों ने सोचा कि बीच में कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके कारण ये पार नहीं लग रहा है। तो वैज्ञानिक ऊपरी परत तक तो पहुंच ही चुके थे, उन्होंने ये रिसर्च किया, बताया कि भाई
P जो है में, और ये क्या है तीनों में, ठोस, द्रव और गैस, तीनों अवस्था में ट्रेवल कर सकती है। और जैसे आई एल की बारी, यानी एल वेव तो ऐसा स्थिति था कि ये कहीं गया ही नहीं, सिर्फ स्थल भाग में यानी ऊपर धरातल पे आके रह गया, यानी ऊपर की ओर ही सिर्फ आया, यानी ये धरातल पे आया, इसीलिए इसको धरातलीय वेव भी बोलते हैं, धरातलीय तरंग भी बोलते हैं। अब इसके हिसाब से हम सभी का स्पीड देख लिए, उस हिसाब से ये कहाँ कैसे पहुंचा, वैज्ञानिकों को कैसे सुविधा मिली कि अंदरूनी भाग पर ये नहीं पहुंच रहा है। तो एक चीज और हम जान लेते हैं कि जो हमारा पी वेव और एस वेव जहां नहीं पहुंच पाया, और पी पहुंचा तो था, यहां से यहां तक तो आया, बाद में इस भाग से टकराने के बाद ये थोड़ा मुड़ गया, और मुड़ने के बाद सीधा निकल गया। इसका मतलब वैज्ञानिकों ने ये बोला कि भाई ये कहीं ना कहीं अंदर में ऐसी वस्तु है, कुछ ऐसी ठोस अवस्था में कोई वस्तु है जिसके कारण यह वस्तु है, उससे पी वेव का थोड़ा बहुत बदलाव आता है। और यह बदलाव क्या है, जैसे आप पढ़े होंगे फिजिक्स में कि एक होता है परावर्तन, एक होता है अपवर्तन। तो अपवर्तन क्या होता है कि किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब किरणें जाती है तो वहां से वो थोड़ी सा अपने ओर झुक जाती है और उसके बाद फिर सीधे निकल जाती है, तो ये होता है अपवर्तन। और परावर्तन क्या होता है कि रिफ्लेक्शन होता है, जैसे यहां से कोई भी वस्तु आई और यहां से टकरा के वापस आ गई। तो ये दोनों कंडीशन किसमें होती है, पी वेव में पर अपवर्तन होता है, और एस वेव में, यानी कि ये जहां पे टकराती है वहां से ये आगे निकल के जगह पे फिर टकरा जाती है, फिर निकले, ऐसे टकरा टकरा के धीरे धीरे ये गौण हो जाती है, यानी खत्म हो जाती है। इसीलिए इसे एस वेव को क्या बोलते हैं, गौण वेव भी कहते हैं, गौण वेव, हम गौण वेव भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये धीरे धीरे आपस में टकरा के खत्म हो जाती है, गौण हो जाती है। साथ ही पी का हमने समझ लिया कि ये यहां से टकराती है और टकराने के बाद अपवर्तन होकर फिर सीधे निकल जाती है। तो इस क्षेत्र में यहां से लेके यहां तक तो पी आ रहा है, लेकिन कुछ ऐसी स्थिति में यहां आने के बाद यहां से मुड़ जा रही है, अब इधर ना आके ये फिर से तिरछा होकर निकल जा रही है। जो भी यहां से शुरू हो रहा है यहां आ रहा है, फिर थोड़ा सा झुक के फिर इधर से इधर निकल जा रहा है, लेकिन इस क्षेत्र में तो आ ही नहीं रहा, यहां तक तो आ ही नहीं रहा। तो इसीलिए बोला जाता है कि जो पृथ्वी की जो हमारे जो कुछ क्षेत्र है जिसमें 105 डिग्री से 145 डिग्री तक का भाग, यहाँ पे जो है पी वेव भी नहीं पहुंच पाता है, जिसके कारण इसे छाया क्षेत्र, छाया क्षेत्र क्यों कहा गया, क्योंकि इसमें पी वेव यहाँ 105 डिग्री से 145 डिग्री के बीच में नहीं आ पा रहा है। साथ में इधर का जो भाग है उसमें तो एस वेव भी नहीं आ रहा है, इस वजह से तो कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन पी वेव का हमने इधर भूकंपीय किरणें जो भी है, अभी पी भी नहीं पहुंच पा रहा है, एस भी नहीं पहुंच पा रहा है, एल तो नहीं पहुंच पा रहा है। तो इसलिए हमें बोलते हैं कि यहाँ से 11,000 किलोमीटर तक तो सभी भूकंपीय केंद्र जो तरंगे हैं वो ट्रेवल करती है, मगर इस भाग में नहीं पहुंचने के कारण 5,000 किलोमीटर का भाग छाया क्षेत्र के रूप में बन जाता है, जो कि आपको हमने दिखाया 105 से 145 डिग्री का बीच में छाया क्षेत्र बन जाता है, यानी भूकंपीय केंद्र नहीं पहुंच पाता है। इसे हम आपको स्ट्रक्चर के हिसाब से भी अभी आपको दिखा देंगे। तो इस प्रकार से हमने आपका देखा कि ये कौन कौन सी किरणें पी, एस और एल, ये तीनों हमारा किस तरह से ठोस में, और ये द्रव गैस पी में, तीनों में, और धरातलीय वेव कैसे ट्रेवल करती है। अब हम इसी में जान लेते हैं कि अब जो एग्जाम में पूछा जाता है कि तरंगों की जो वेव होता है उसका जो स्पीड कैसी है, जो हमने आपको बता दिया, जैसे इसका किस प्रकार का होता है, जैसे अनुदैर्घ्य होता है, अनुप्रस्थ होता है, या इसके अंदर में जो तरंग दैर्घ्य है उसकी जो दूरी है वो कैसी, मतलब तरंग दैर्घ्य है, जो तरंग दैर्घ्य हमारा जो, जैसे आपने देखा होगा, जैसे वॉइस हमारी होती है या कोई भी, अब नॉर्मली एग्जांपल के तौर पे ये ले लीजिए कि जैसे हमने कोई वॉइस बोल के रिकॉर्डिंग करते हैं तो उसमें ऐसे 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 बनता है लाइनिंग, तो वो हम उसमें 3 चीज देखते हैं, आवृत्ति, तरंग दैर्घ्य और आयाम। तो ये तीनों चीज के बारे में हम देखेंगे कि इनकी जो पी, एस, एल की आयाम, आवृत्ति और तरंग दैर्घ्य किस प्रकार की है। तो इसे हम थोड़ा साफ कर लेते हैं। तो पहले हम 3 चीजें बना लेते हैं, पी, एस और ये हमारा एल है। तो इसमें हम लिख दिया प्राइमरी,
सेकेंडरी, और एल वेव या आर वेव भी बोलते हैं, रे वेव, जिसे रे लाइट वेव बोलते हैं। तो आप इसमें आप एल ही रखिए, लब वेव, सेकेंडरी, प्राइमरी वेव। ठीक है, यानी अब हम इसकी बात कर लेते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और लब वेव को हम अभी इसमें देख लेते हैं कि ये इनको किस हिसाब से अलग अलग जो बांटा गया है। इसके हम अभी तरंगों के प्रकार के हिसाब से बांट रहे हैं। जो 3 प्रकार है उसमें हम देख लेते हैं। पहला तो होता है इसका हम स्पीड देख लेंगे कि स्पीड कितनी है, उसी हिसाब से चलते हैं। तो स्पीड में हम देख लेते हैं कि प्राइमरी की जो स्पीड है वो आपको पता है 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड। सेकेंडरी का अगर हम देख लें तो इसका आता है 4 किलोमीटर प्रति सेकेंड, और लब वेव का 1.5 से 3 किलोमीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट चलते हैं इसकी क्षति। क्षति के हिसाब से अगर चले तो ये प्राइमरी जो है, प्राइमरी बहुत ही कम क्षति पहुंचाता है, यानी ना के बराबर। तो इसमें हम बोल सकते हैं इसकी क्षति बिल्कुल कम है। इसकी जो है एवरेज है, औसतन, और इसकी लब वेव की क्षति सबसे अधिक है, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं अधिक, कम और ये औसतन। औसतन कहने का सेंस ये हुआ इनके और इनके तुलना में ये बीच बीच में है, ना ज्यादा क्षति पहुंचा रहा है ना ज्यादा बचाव पहुंचा रहा है, यानी कि दोनों स्थिति में ये मीडियम है। माध्यम, माध्यम कैसे ट्रेवल करती है इनके बारे में जान लेते हैं। मध्यम है, क्या क्या है इसमें, ठोस, द्रव और गैस, ये तीनों अवस्था में चलती है। वही इसकी बात करें तो ये सिर्फ ठोस में चलती है, और उसके बाद ये कौन सी तरंगे हैं, गौण, गौण तरंगे हैं। उसके बाद लब वेव की बात करें तो ये चलती है धरातल पे, इसीलिए धरातलीय तरंग भी बोलते हैं, धरातलीय, धरातल, धरातल पे चलती है। ठीक है, उसके बाद आती है इसमें नेक्स्ट आता है ये किस प्रकार का तरंग है, यानी किसके नाम दिए गए हैं किस प्रकार का। तो टाइप इसकी क्या है, ये है अनुदैर्ध्य, अनुदैर्ध्य। इसके बाद ये आता है अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ। इसके बाद ये आता है, ये भी अनुप्रस्थी है। अच्छा, अनुदैर्ध्य अनुप्रस्थ में आपको बताना चाहिए, जो अनुदैर्ध्य है जैसे ध्वनि, ध्वनि क्या है, अनुप्रस्थ है, लाइट क्या है, अनुप्रस्थ है, और ये अनुदैर्ध्य है जो ध्वनि है। तो इस प्रकार से ये अनुदैर्ध्य, अनुप्रस्थ, और ये भी लब वेव भी अनुप्रस्थ है। उसके बाद इसमें आती है इसका आवृत्ति। आवृत्ति कैसी है, आवृत्ति। इसके बाद हम जान लेते हैं इसका तरंग धैर्य, तरंग धैर्य, तरंग धैर्य। उसके बाद आता है आयाम। तो इसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहली बात ये जान लेते हैं कि इसका स्ट्रक्चर होता कैसा। स्ट्रक्चर देख लीजिए कि प्राइमरी का स्ट्रक्चर होता है ऐसे, सेकेंडरी का और लब वेव का। कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि अब इसकी जानकारी अगर लेनी हो आवृत्ति की, तो आवृत्ति के मतलब एक संख्या, एक निश्चित दूरी में, जैसे इतनी दूरी में हम देख लें, चाहे इतनी दूरी में देख लें कि संख्या कितनी है, मतलब ये ऊपर नीचे कितनी बार हुआ है। तो गिन लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, मतलब बहुत सारे हैं। मतलब इसमें जो संख्या है, यानी कि पी वेव में तरंग आवृत्ति जो है उसकी संख्या बहुत अधिक होती है, इसीलिए इसको क्या लिखेंगे, अधिक होती है, अधिक होती है। यानी इसमें हम लिख देते हैं संख्या, समझने के लिए आपको कि इसमें संख्या हमने काउंट किया था, तो ये संख्या हो गया। नेक्स्ट है तरंगदैर्घ्य। तरंगदैर्घ्य में हम क्या देखते हैं, ये जो यहां से यहां तक की जो बीच की जो दूरी है, धैर्य मतलब धैर्य, द आ रहा है तो द से दूरी, दूरी मतलब एक वेव से दूसरी वेव के बीच की दूरी कितनी है, ये दूरी देख रहे हैं। तो इसमें आप देखें दूरी कम है कि ज्यादा है, तो दूरी इसके अंदर में बिल्कुल कम है। तो सबसे पहले हमने लिख दिया कि अनुदैर्घ्य की संख्या सबसे अधिक है, दूरी कम है। और उसके बाद आयाम, आयाम बोलते हैं इस स्थिति में, आयाम हमारा इस ऊपर और नीचे ये मतलब बहुत ज्यादा हुआ है कि बहुत कम हुआ है। तो इस चीज को हम देख रहे हैं, सामने देख रहा है कि इनके तुलना में तो ये बिल्कुल कम है। यानी यहां से यहां तक की अगर दूरी नापे, जैसे ये इतना ही है देखिए, और ये इतना, इससे ज्यादा है, और ये सबसे ज्यादा है। तो इस स्थिति में इसकी हमने आयाम, आयाम की मतलब क्या हुआ, ऊंचाई बोल सकते हैं इसको, ऊंचाई। तो ऊंचाई इसमें क्या हुआ, सबसे कम हुआ।
अब उसी प्रकार इसमें आ जाते हैं कि आवृत्ति इसकी देखिए, आवृत्ति इसके तुलना में, इससे हम अगर तुलना करें तो ये एवरेज है। औसतन, औसतन क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि इसके तुलना में इसकी ज्यादा होगी, तो इससे और इससे कंपैरिजन में इसकी सब कुछ औसतन में ही रहेगा। ठीक है, औसतन, ये भी आपका औसतन। और इसकी बात करें तो इसकी देखिए आप संख्या कम थी, इसकी संख्या देखिए सबसे अधिक, मतलब इसकी संख्या अधिक थी सॉरी, और इसकी संख्या देखिए सबसे कम है। इनकी अगर 11 थी तो इनकी 5 आ रही है, इनकी 3 ही आ रही है, मतलब इनकी संख्या कितनी हो गई? कम। जो हमारे तरंग हैं उनकी सबसे कम संख्या किसकी पाई गई? आपके एल यानी लव वेव की। क्योंकि इसकी कम होने के कारण ही क्या है, एकदम धीरे धीरे हिला देता है पूरी की पूरी पृथ्वी पे, इसीलिए भूकंप आता है, क्योंकि ये बिल्कुल आराम से हिलाता है। स्पीड तो कम है, अभी मैं इसके बारे में बताऊंगा कैसे पता चलेगा कि किस वजह से नुकसान हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो इसकी जो है कमी, आवृत्ति क्या है? कम है। उसके बाद इसकी तरंग दैर्घ्य करें, अगर तरंग दैर्घ्य मतलब इनके बीच की दूरी, तो दूरी क्या है? अधिक है। उसके बाद सेम अगर उसकी आयाम की बात करें तो आयाम मतलब कि इसके ऊपर और नीचे जाने की जो सर्कल बना है उसकी क्या है? ये भी अधिक है। तो अब आप इसको नॉर्मली भाषा में ऐसे समझ लीजिए कि अगर कोई भी मोटरसाइकिल अगर चलाते हैं, आप गाड़ी चलाते होंगे, तो मोटरसाइकिल की स्पीड जो नॉर्मली होती है, आपको अगर एक गियर पे चलाना हो, जैसे ये देखिए, अब ये आप देख रहे हैं कि किलोमीटर में कम है, पर इतना ताकत कैसे आ गया? तो ताकत इस तरह से हुआ कि आप देखिए एक नंबर पे अगर आप गाड़ी चलाते हैं तो वो आप चाहे जहां चला दीजिए, आप पहाड़ पे चढ़ा दीजिए उसको, आप नॉर्मल कीचड़ में चढ़ा दीजिए, एक गियर पे गाड़ी बिल्कुल स्मूथली चलता है, पावर के साथ चलता है। वहीं अगर हम इसकी बात करें तो अगर आप 4 गियर पे गाड़ी ठोक दें, ये देखिए 4 गियर वाला, ये आ गया 4 गियर वाला, 5 जो भी है 5 गियर 4 गियर, तो उस पे अगर हम 4 गियर पे गाड़ी चलाएं तो ऐसी स्थिति में क्या होगी? अगर ऊंचाई पे भी हमें गाड़ी चलाना हो तो नहीं चढ़ पाएगी, क्योंकि उसके अंदर पावर नहीं है, वो सिर्फ झटका देके वापस आ जाएगा। तो इसके कारण इसकी जो स्थिति है वो भूकंप लाने में ज्यादा महत्व नहीं देता है उसके तुलना में। बाकी ये तो एवरेज है ही, इसकी तो बात ही क्या करनी है, मगर ये दोनों का कंपैरिजन आप देख लें, क्योंकि एक नंबर पे गाड़ी जो चलाते हैं वो सबसे ज्यादा पावर के साथ चलती है। कहीं भी कीचड़ में या पानी में कहीं भी चलाएंगे इसको आराम से चलेगा, और ये इसीलिए धरातल पे सबसे ज्यादा नुकसान करता है, क्योंकि इसके अंदर में पावर ज्यादा होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा जो है तरंग का जो प्रकार है उसके बारे में हम जान लिए। एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसके बारे में आप अध्ययन कर लेंगे। चलिए अब हम थोड़ा सा वर्ल्ड मैप में देख लेते हैं कि हमारे जो पृथ्वी है उसकी जो स्ट्रक्चर है वो कहाँ पे कौन सी प्लेटें हैं, यानी भूप्रपटी के अंदर जो प्लेटें हैं वो किस तरह से आपस में टकराती है, और वो कौन सी प्लेटें हैं जो हमें कहाँ कहाँ पे अर्थक्वेक लाता है। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम वर्ल्ड मैप बना लेते हैं। आप हमारे वर्ल्ड मैप वाला भी क्लास जो है प्रीवियस एग्जाम उसमें देख सकते हैं, प्रीव्यू में आपको भूप्रपटी का जो है भूपेटी का वह अभी जानकारी हो जाएगी कि कहाँ से कौन सी जो पेटियां हैं वो टकराती है। तो इसमें हम लिख लेते हैं, सबसे पहले पढ़ लेते हैं मैप। ये हम इंडिया, ये सऊदी अरब, ये अफ्रीका, तो ये हमारा लगभग वर्ल्ड मैप तैयार हो गया है। देखिए प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत से ये हमें पता चला था कि कैसे पृथ्वी जो है 2 भाग में टूटकर जो है अलग अलग हुआ है, मतलब 2 क्या कई टुकड़ों में टूट चुका है, देख ही रहे हैं आप। तो ये इसी से हमें पता चला था। ये जो सारे है ना स्ट्रक्चर देख रहे होंगे आप, एक दूसरे से लग रहा है कि जैसे एक दूसरे से टूट के बना है। तो ये हमें जो है हेनरी हेंस महोदय ने बताया था प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत से ही कि ये जो धीरे धीरे जो टूट रहा है, आपस में जो बिखर रहा है, यहाँ से भी बिखर के देखिए इंडिया यहाँ आ गया है, तो ये चीजें किसके कारण हुआ है? प्लेटों के टूटने के कारण। तो ये आप बोल सकते हैं कि अवसारी के कारण भी हुआ है। तो चलिए अब हम इसमें जान लेते हैं कुछ महादेश, जो कि आपको ये जानकारी बहुत जरूरी है, तो हम जल्दी कवर कर लेते हैं। ये है आपका प्रशांत महासागर, ये है आपका अटलांटिक महासागर,
ये नीचे का भाग है जो हिंद महासागर, इधर का भी प्रशांत महासागर आएगा, क्योंकि ये हमने मैप को ऐसे खोला है ना। अगर मैं इसकी बात करूं, अगर वर्ल्ड है, अगर ग्लोब है, तो इस ग्लोब को अगर मैं खोलूंगा तो यहाँ से जो खुलने वाला भाग होगा एक तरफ से, ये क्या हो जाएगा, दूसरे भाग में आ जाएगा। तो ये इधर और इधर प्रशांत महासागर ही है। ऊपर का आ जाते हैं तो हम आर्कटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, और नीचे का ये जो बेल्ट है, ये नीचे स्थल भाग है, उसका नाम है अंटार्कटिका महासागर, अंटार्कटिका ये महाद्वीप है। और इसी से सटा हुआ अंटार्कटिका महासागर भी बोलते हैं, नहीं तो इसको दक्षिणी सागर बोलते हैं, दक्षिणी सागर बोलते हैं, महासागर, सॉरी मैंने सागर लिख दिया, महासागर। तो ये हमारा महाद्वीप और महासागर कंप्लीट हो गए। महाद्वीप जो है हमारे कितने हो गए, 7, और महासागर हमारे कितने हैं, ये लगभग नहीं, पूरे ये 5 हैं। तो महासागर और महाद्वीप आपको क्लियर हो गए होंगे। तो इसी से हम मिलता जुलता आपको प्लेटों का नाम भी हम आपको याद करा देते हैं। देखिए, प्रशांत महासागर के बीच में जो पाया जाएगा उसको बोलेंगे हम लोग प्रशांत महासागर। ये पेटी, ये भूकंपीय पेटी की मैं बात कर रहा हूँ, प्रशांत महासागर में है, तो इसको हम कौन सा नाम देंगे, प्रशांत महासागर ये पेटी। यानी ये वो पेटी है जिसके स्थल भाग से, यानी इसके अंदर जो प्लेटें हैं और उसके हमारे जो स्थल भाग से टकराते हैं, यानी ये किससे टकराएगा आप देख सकते हैं। ऊपर का जो क्षेत्र उत्तरी अमेरिका है, नीचे का दक्षिणी अमेरिका है, ये महाद्वीप है। उत्तरी अमेरिका, नीचे का है दक्षिणी अमेरिका। यहाँ के कुछ क्षेत्र जिसके बारे में मैं बता देता हूँ। अगर ये महाद्वीप की बात कर रहे हैं तो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, लेकिन जो इसके अंदर में जो देश है उसके, इसमें नाम है कनाडा, यहाँ है आपका यूएसए को शॉर्ट में मैंने लिखा है, इस संयुक्त राष्ट्र अमेरिका इसको बोलते हैं। ये वाली जो बेल्ट है इसको बोलते हैं मैक्सिको, और इसके नीचे की जो भाग है, ये भाग इसको बोलते हैं पेरू, और इसके नीचे वाला भाग है चिली। ये वाला भाग जो है ऐसे आधे बांट देते हैं, तो ये है आपका ब्राजील, और यहाँ पे आपका पड़ता है अर्जेंटीना। ठीक है। सिमिलरली उसी प्रकार क्या है कि आपका इधर भी पड़ता है, कुछ प्लेट का नाम जान लेते हैं। जैसे ये तो हम अटलांटिक महासागर है, तो यहाँ प्रशांत महासागर ये पेटी, और यहाँ अटलांटिक महासागर ये पेटी। ये 2 पेटियां तो क्लियर है आपको, ठीक है। ये भी पेटी है। नेक्स्ट यहाँ पे आते हैं हम ये वाला भाग में, जिसे जो बोलते हैं अभी यहाँ अपनी चीन सागर, दक्षिणी चीन सागर। यहाँ पे आपको चाइना के पास है ये लगभग, ये ऊपर का बेल्ट हो गया आपका रूस, और ये हो गया पूरा चाइना। इधर आपका जापान, उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया यहाँ पे। तो इसके बाद ये वाला जो बेल्ट है इसमें सुंडा पड़ता है, प्लेट का नाम है सुंडा पेटी। यहाँ हिंद महासागर है तो यहाँ हिंद पेटी, या इसे इसका नाम जो है क्या है, इसका हिंद पेटी बोल सकते हैं। इसके जो है इस जगह का नाम है फिलीपींस। इधर भी छोटे जगह है, इसको बोलते हैं फिलीपींस पेटी हो गया। ये छोटे पेटियां हैं, सुंडा पेटी, फिलीपींस पेटी, बर्मा पेटी, ये सब छोटे प्लेटें हैं। उसके बाद आपका मेन आपका जो है 1 2, उसके बाद इधर आ जाते हैं यहां से यहां तक। ये जो भाग खींची जा रही है लाइनिंग, इसे हम 2 भागों में बांट देते हैं। तो क्या है इसमें 2 भाग हैं। तो इधर का भाग तो यूरोप है, आप जानते हैं यूरोप, और इधर का जो भाग है वो है आपका एशिया। तो ये दोनों भाग को अगर मिला देते हैं तो एक साथ इकट्ठा नाम देते हैं, तो इसको बोलते हैं यूरेशिया। हालांकि ऐसा कोई भी नाम नक्शे पे नहीं है, लेकिन फिर भी हम अपनी सुविधा के हिसाब से, क्योंकि ये जो पेटियां है ना इस हिसाब से ही बनी है, तो यूरोप और एशिया को अगर मिला दे तो इसका नाम क्या पड़ेगा, यूरेशिया। अब ये जो भूभाग है, इसलिए मैं बता रहा हूं कि अभी इसका जरूरत पड़ेगी।
जरूरत कैसे पड़ेगी वो मैं बताऊंगा आपका। और यहां से यहां तक ये जो लाइनिंग खींची है वो क्या है, वो एक भूकंपीय पेटी है जिसको हम बोलते हैं मध्य महाद्वीपीय पेटी। अच्छा, महाद्वीपीय इसलिए बोला कि ये महाद्वीप है चारों तरफ और महाद्वीप के बीच से खींची गई लाइनिंग है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, मध्य महाद्वीपीय पेटी। ये क्या है, मध्य महाद्वीपीय पेटी, मध्य महाद्वीपीय पेटी। इसी पे हमारा इंडिया भी आता है, नेपाल भी आता है, और इसी कारण से हमारे यहाँ लगातार अर्थक्वेक आता रहता है। नेपाल के भाग में कई जगहों पे ऐसे, हालांकि अभी कुछ दिन पहले 3 नवंबर को भी आया था और 2 दिन पहले भी आया था, तो इसमें हमें जो है कैजुअलिटी भी देखी गई है। तो ये हमारा ये बेल्ट पे पड़ता है, देखिए यहाँ पे ये हमारा इंडिया है, तो ये यहाँ पे पड़ता है इंडिया, और इसमें ये जो अर्थक्वेक आता है वो किस कारण से आता है, मध्य महाद्वीपीय पेटी के होने के कारण। अब देखिए हमने मुख्य रूप से हमने मेन 3 आपको बताया। पहला क्या बताया, प्रशांत महासागरीय पेटी, दूसरा है आपका अटलांटिक महासागरीय पेटी, और तीसरा मध्य महाद्वीपीय पेटी। ये आपको याद होना चाहिए, ये 3 बिल्कुल इंपॉर्टेंट है आपको, मतलब रट लीजिए या जैसे भी आपको, ऐसे तो याद ही हो गया होगा। प्रशांत महासागर में प्रशांत महासागरीय पेटी, बीच का जो है अटलांटिक महासागरीय पेटी, ये जो एस जैसा बना हुआ है इसमें अटलांटिक महासागर है, तो अटलांटिक महासागरीय पेटी। नीचे का इधर आप आ जाइए तो मध्य महाद्वीपीय पेटी, क्योंकि ये मध्य मतलब सेंटर, और महाद्वीपीय मतलब ये मध्य महाद्वीपों के बीच से खींची गई पेटी है। खींची गई मतलब ये काल्पनिक रूप से है, ये इसके अंदर की जो बेस है, जो प्लेट है, वो 2 अलग अलग पेटियों के बीच में, इसलिए से मध्य महाद्वीपीय पेटी कहा गया। तो मेन तो ये हो गए आपके। अब उसके बाद छोटे छोटे जो हमने प्लेटें बताई वो कौन कौन सी है, ये छोटे छोटे हैं। अब यहाँ पे देखिए यूएसए और ये प्रशांत महासागरीय के बीच का पड़ता है, उसका नाम है फुक्का पेटी, फुक्का। उसके बाद नीचे आइए, थोड़ा सा नीचे मैक्सिको और प्रशांत महासागरीय पेटी के बीच के भाग, यहाँ पे लगभग, ये हमें अप्रत्यक्ष रूप से मैं बता रहा हूँ, दिखाई नहीं दे रही है, अंदर में है, इसके स्थल जल के अंदर की भाग है, तो इसको बोलते हैं कोकोस, COCOS, कोकोस पेटी। ये मैक्सिको देख रहे हैं ना, मैक्सिको और प्रशांत महासागरीय के बीच की पेटी है जिसका नाम है कोकोस। उसके बाद नीचे आइए थोड़ा सा, पेरू, ये देखिए हमने पेरू जगह का नाम बताइए, पेरू को बोलते हैं नाजका पेटी। ये पेरू और प्रशांत महासागरीय पेटी के बीच की भाग है। छोटे छोटे पेटियां हैं ये, लेकिन आपस में टकराती हैं तो भयानक अर्थक्वेक आ जाता है ना। छोटा है, बोलते हैं ना, छोटन में देखन में छोटा न लगे, घाव करे गंभीर, तो ये वही है, छोटे छोटे हैं पर जब नुकसान पहुंचाते हैं तो बहुत पहुंचाते हैं। इधर अगर आप आ जाए तो बर्मा पेटी है, जो कि आप म्यांमार का पुराना नाम बर्मा है, तो ये म्यांमार का साथ में सटा है। यही जो है बर्मा पेटी के कारण ही अंडमान में ही अर्थक्वेक आ गया था, जिसे जल में पूरा जलमग्न हो गया था अंडमान। उसके बाद बर्मा पेटी हो गया। इधर आप आइए सुंडा पेटी, ये जो दक्षिणी चीन सागर के बीच में है, सुंडा पेटी, और वो फिलीपींस के पास है, फिलीपींस पेटी। ये छोटे छोटे पेटियां हैं, लेकिन नुकसान इनके बहुत ज्यादा हो जाता है कभी कभी। फिर उसके बाद आप आइए अटलांटिक, जो अंटार्कटिका महासागर है या महाद्वीप है, यहाँ पे भूकंप का संभावना नहीं है, क्योंकि यहाँ कोई प्लेट ही नहीं है जो आपस में टकराए। तो अभी हमने आपको जो पेटियां बताई वो कौन कौन सी हैं, आप देख लीजिए। बड़ी पेटियां हैं प्रशांत महासागरीय पेटी, अटलांटिक महासागरीय पेटी, और ये है आपका मध्य महाद्वीपीय पेटी। हालांकि आपको ये जरूरी जानना है कि कहाँ पे अभिसारी हो रही है और कहाँ पे अपसारी हो रही है। तो ये जो भाग है, बाकी जितनी जगह है वो सभी जगह अभिसारी, सारे जगह पे अभिसारी का सेंस आपको पता होगा कि प्लेटें आपस में क्या हो रही है, टकरा रही है, यानी कि एक दूसरे से टकरा रही है, तो ये अभिसारी है। और यहाँ पर एक जगह है जिसका नाम है अटलांटिक महासागर, ये देख रहे हैं ना, अटलांटिक महासागरीय पेटी में क्या है, प्लेटें आपस में दूर हट रही है। यहाँ पे क्या होता है कि प्लेटें आपस में दूर भाग रही है, जिसको अवसारी बोलते हैं, अवसारी। अवसारी में क्या होता है, प्लेटें दूर भागती है, जिसके कारण मध्य अटलांटिक महासागर में क्या हो रहा है कि बीच में भाग जो है 2 भाग में टूट के भूमि जो है हट रहा है, जिसको हम लोग रिज या कटक भी बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, रिज या कटक। तो आप इसके बारे में भी जान ले, ये पूछता है एग्जाम में कि रिज या कटक क्या होता है। तो रिज या कटक वैसी
भूभाग है जो आप ऐसे बोल सकते हैं कि ये मतलब आपके यहाँ क्या बोल सकते हैं, अवसारी के कारण, इसके अवसारी के कारण भूभाग के दो हिस्सों में बंटने के कारण जो दरार बनती है या जो स्थल भाग जो निकलता है उसके कारण इसे हम रिज या कटक का निर्माण होता है। तो ये मध्य अटलांटिक महासागर में क्या है, रिज या कटक, बहुत बड़ा रिज या कटक पाया जाता है। ठीक है, जो कि सबसे बड़ा है, दुनिया का सबसे लंबा कटक यही है। फिर नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ अफ्रीका के पास एक जगह है, ये जिनांडिया एक जगह है, बाद में इसके बारे में बताएंगे हम आपको। ये धीरे धीरे टूट के, जैसे इंडिया टूट के यहाँ आ गया, वैसे ये यहाँ से भी टूट के धीरे धीरे क्या है, ये खसक रहा है। तो ये भी क्या हो रहा है, ये भी अवसारी हो रहा है, यानी कि ये भी अब फैल रहा है। तो इसके कारण भी एक भ्रंश उत्पन्न हो रहा है, जो कि इथोपिया और क्षेत्र से ये अलग हो रहा है। ये जो घाटी है ये इथोपिया क्षेत्र है, इथोपिया से अलग हो रहा है, जिसके कारण जो है धीरे धीरे ये दरारें बन रही है। और इससे भी आपका मतलब बोल सकते हैं कि ये भी एक भूकंपीय पेटी के रूप में धीरे धीरे उभर रहा है। तो इससे हालांकि भूकंप ना के ज्वालामुखी और ये इस टाइप का जो कटक और रिज बन सकता है, लेकिन ये भी धीरे धीरे टूट रहा है और इधर से घसकते हुए नीचे की ओर फैल रहा है, यानी हिंद महासागर की तरफ आ रहा है। फिर उसके बाद आपके आर्कटिक महासागर में कोई भी भूकंप नहीं है। तो पूछा भी जाता है ऐसा कौन सा महाद्वीप है जहाँ पे कोई भी भूकंप नहीं आ सकता है, नहीं आने की संभावना है। तो वो क्या है, अंटार्कटिका महासागर महाद्वीप है, जहाँ पे कोई पहाड़ी, कोई अंदर में मतलब प्लेट ही नहीं है जो आपस में टकराए। तो चलिए मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ आपको। तो भूकंप के जो मुख्य रूप से आने का क्या कारण है, जो प्लेटें हैं वो आपस में टकराती है, अभिसारी या अपसारी होती है। तो इसमें क्या है, अभी आप जो प्लेटें का मैंने नाम बताया वो किस किस से टकरा रहा है वो अभी आपको बता दूंगा। अभी देखिए, उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका के बीच की जो कुछ जगह है, पहले तो प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और हम मध्य महाद्वीपीय पेटी, ये जो पेटियां हैं वो आपस में क्या है, ये स्थल भाग से, ये जल है और ये स्थल है, ये दोनों के अंदर में जो प्लेटें हैं वो आपस में क्या हो रही है, टकरा रही है, जिसके कारण इस बेल्ट में, यानी अगर प्रशांत महासागरीय पेटी के बारे में बात करें तो इससे आने वाले भूकंपीय क्षेत्र कौन कौन से हैं, उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका के महाद्वीपीय क्षेत्र में आने वाले देश आते हैं इसके चपेट में। साथ ही इसमें इधर भी और इधर आपके रूस और जापान, रूस और इधर आपका जापान है, जापान, क्योंकि इधर भी प्रशांत महासागर है। तो ये प्रशांत महासागर दोनों साइड में होने के कारण क्या है, दोनों साइड से इसकी टकराव होती है। और यह एक ऐसा महाद्वीप है, सॉरी ऐसा एक महासागर है जिसमें भूकंप और ज्वालामुखी दोनों आने के कारण इसे रिंग ऑफ फायर भी कहा जाता है। सबसे ज्यादा यानी 63%, लगभग 63% प्रशांत महासागर में ही भूकंप आता रहता है, भूकंपीय जो तट है इससे प्रभावित होते रहते हैं। तो अब आपसे हम अगर ये पूछ दें कि फुका प्लेट कहाँ पड़ती है, तो आप बता सकते हैं यूएसए के संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में। उसके बाद आपका कोकोस प्लेट मैक्सिको, पेरू, नाजका, और ये जो क्षेत्र है ये प्रशांत महासागर के बाकी जो इधर है पेटी है। उसके बाद यहाँ पे तो आपका कटक निर्माण हो रहा है। और अब इसकी बात कर लेते हैं कि ये जो प्लेटें हैं मध्य महाद्वीपीय पेटी, वो किसके किसके बीच में है। तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि यूरोप और एशिया, यानी कि ये वाली जो प्लेटें है ना, अफ्रीका वाली, ये अफ्रीका वाली प्लेटें इससे टकरा रही है दो भाग में। यूरोप अगर इधर से एशिया से टकरा रही है तो आपकी जो बीच की जो मध्य महाद्वीपीय पेटी बन रही है, तो इसके यूरोप और मध्य महाद्वीपीय पेटी टकरा रही है। और यहाँ पे अफ्रीका और मध्य महाद्वीपीय प्लेट टकरा रही है, जिसके कारण अर्थक्वेक आता है। और इसमें अर्थक्वेक आने के कारण साथ में ये भी होता है कि जो पहाड़ का निर्माण होता है, पर्वतीय पहाड़ जो भी निर्माण होता है वो इसी कारणों से भी होता है, जो प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत में आपको बताया था। तो ऊपर में आपका जैसे अल्पस पर्वत हो गया, उसके बाद हिंदुकुश पर्वत हो गया, आपका हिमालय हो गया, इसके बाद इधर आपका अराकामी, ये सब वहां जो भी पड़ता है ये सब इसी कारणों से होता है। तो सबसे ज्यादा जो अर्थक्वेक आ रहा है हमारे यहाँ, तो वो इस कारण से आ रहा है। आपको पता चल गया होगा कि मध्य महाद्वीपीय पेटी हमारे बिल्कुल इंडिया के सटे हुए यानी नेपाल भाग से होते हुए, इसमें आपको जम्मू कश्मीर भी आता है, हिमाचल प्रदेश भी आता है, उत्तराखंड भी आता है, उसके बाद हल्का यूपी से सटा हुआ बिहार से बेल्ट आता है। उसके बाद ये पूर्वी भाग जो पूरी अरुणाचल प्रदेश से मध्य जो 7 सिस्टर है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, सिक्किम, ये सारे इधर पूरी तरह से अर्थक्वेक से प्रभावित है। साथ में एक यहाँ पे भी क्षेत्र पड़ता है जिसका नाम है आपका गुजरात। गुजरात में भी एक घटना घटी थी 26 जनवरी 2001 को, जिसमें काफी लोग जो है लगभग 12,000 के लोग के आसपास में कैजुअल्टी हो गई थी।
इसमें गुजरात का जो है 26 जनवरी में घटना घटी थी, जिसमें जो जगह है जिसका नाम है आपका कच्छ का मैदान है, वहाँ आपका प्रॉपर जगह की बात करें तो भुज, ये जो कच्छ का मैदान है वहाँ पे एक जगह है भुज, कच्छ का मैदान, वहाँ पे एक जगह पे भुज, जो कि गुजरात में पड़ता है भुज, और इसीलिए भुज मतलब इसको कंपन भी बोलते हैं, भूकंपन बोलते हैं। यह भुज जो है गुजरात में पड़ता है 26 जनवरी 2001 को, जिस दिन 8:30 बजे के आसपास अप्रोक्सीमेट टाइमिंग हुआ होगा, उस समय ही भूकंप आ गया, और मतलब इस तरह से उनकी वहाँ काफी कैजुअलिटी भी हुई थी। तो ये हमारा जो बेल्ट है मध्य महाद्वीपीय पेटी, आपने देख लिया। इसमें अभी नेपाल जो क्षेत्र है सबसे ज्यादा यहाँ इसलिए आता है क्योंकि वो मध्य महाद्वीपीय पेटी के पास ही है, और भूकंप सबसे ज्यादा कौन सी जगह पे आएगा, जहां पे आपका केंद्र सबसे ज्यादा हुआ। जैसे हमने यहाँ से भूकंप शुरू किया और यहाँ पे ही अगर आदमी है, अगर बाय द वे एक आदमी इधर है एक आदमी इधर है, इनको कम अनुभव होगा, लेकिन जो यहाँ पे है उनको तो पूरी की पूरी खत्म ही कर देगा। मतलब वहां पे सबसे इतना ज्यादा विनाश होगा जिस जगह पे वो क्षेत्र आ रहा है। जैसे आप अभी यहाँ देख लें कि ये वाला बिल्कुल बेल्ट उसी पे आ रहा है, तो नेपाल में अर्थक्वेक ज्यादा होता है। अभी हाल फिलहाल में जो घटनाएं घटी है उसके बारे में मैं चर्चा करूंगा। साथ में अब ये जान लेते हैं, हमने आपको सारा जैसे जगह का नाम बता दिया और जो प्लेटें हैं वो भी बता दिया, जिसके कारण से हमारे यहाँ भूकंप आती है। जैसे हिंद महासागर में जो प्लेटें आती है, हिंद सागर, इसको वो इंडियन प्लेट बोलते हैं, इंडियन प्लेट है यहाँ पे, इंडियन प्लेट भी दिन प्रतिदिन जो है नीचे से ऊपर की ओर टकरा रही है बर्मा प्लेट से, फिर उसके बाद बाकी जो भी स्थल भाग है। तो इस तरह से आपका भूकंप से आने वाले जो जिस कारण से आते हैं वो प्लेटें जो है ये क्लियर होते हैं। साथ में हम जान लेते हैं कि इसको मापने के लिए जो मशीन है, ग्राफ है, वो कौन है, इसका अध्ययन को क्या बोलते हैं, तो ये जान लेते हैं थोड़ा सा। भूकंप के जानने का जो मुख्य रूप से जो आज के डेट में कई तरह के उपकरण मतलब अध्ययन हम लोग करते हैं, जिसमें मुख्य रूप से रिक्टर स्केल, यह वैज्ञानिक है अमेरिका के, 1935 में इन्होंने रिक्टर पैमाना यानी रिक्टर स्केल अपने नाम पे बनाया, जिसमें 1 से 9 तक का रेटिंग होता है, और 1 मतलब सबसे कम, उससे ज्यादा 2 से ज्यादा 3, ऐसे करके 7 तक तो लगभग नॉर्मल माना जाता है। ऐसे तो 6 ही बोल सकते हैं क्योंकि आजकल 6 पे ही गिर जा रही है बिल्डिंग है, तो 6 तक तो नॉर्मल है। उसके बाद जो है कैजुअलिटी होती है और बहुत ज्यादा मात्रा में होती है। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि इसको जो मशीन को क्या बोलते हैं, यानी भूकंप को मापने के लिए जो मशीन है उसको बोलते हैं सिस्मोमीटर। इसको नापने के लिए क्या करेंगे, इसको ये जो मीटर है ना स्केल, इसको हम क्या बोलेंगे, सिस्मोमीटर। फिर इसके बाद जो ग्राफ बनाई गई है, ग्राफ जो दिख रहा होगा आपको, तो इस ग्राफ को हम क्या बोलेंगे, इससे अगर नापने का कार्य कर रहे हैं तो ये मशीन को क्या बोलेंगे, सिस्मोमीटर। और ये जो ग्राफ है इसको क्या बोलेंगे, सिस्मोग्राफ। ग्राफ को क्या बोलेंगे, सिस्मोग्राफ, सिस्मोग्राफ, ठीक है। और अब ये सिस्मोमीटर, सिस्मोग्राफ, ये सब को अगर इकट्ठा अध्ययन करेंगे यानी कि लर्न करेंगे, तो इसके अध्ययन को क्या बोलेंगे, सिस्मोलॉजी। सिस्मोलॉजी है ना, ये क्या हो गया, सिस्मोमीटर जो मशीन है उसको बोलेंगे सिस्मोमीटर। उसके बाद उसके नीचे आएगा ग्राफ, उसको सिस्मोग्राफ बोलेंगे, और उसके नीचे आता है इसके अध्ययन को क्या बोलेंगे, सिस्मोलॉजी। अब उसके बाद इसके जो ग्राफ और इसके जो स्केल है उसके बारे में जान लेते हैं। तो मुख्य रूप से जो हमारे यहाँ पैमाना है वो मेन 3 तरह के ऐसे खोजा गया है, रोसीफेरस, मार्केली, और तीसरा है जो रिक्टर स्केल। तो मेन हम आज जो जानकारी लेंगे, एक होता है रोसीफेरस मार्केली, यह स्केल है, पैमाना जिसको बोलते हैं। उसके बाद है रिक्टर। तो रोसीफेरस तो गलत था, इसको काट दिया गया है, ऐसे भी इसकी जानकारी हमें नहीं है, तो इसमें अध्ययन हमारा प्रॉपर नहीं हो पाता था, तो हम रोसीफेरस को हटा देते हैं। उसके बाद आता है मार्केली। मार्केली क्या है, मार्केली जो स्केल मापा गया तो एक्चुअली एक पूर्वानुमान था, मतलब कह सकते हैं कि अगर किसी स्थान पे भूकंप इस बार आया, अगर 10 घर गिरे हैं, तो अगले बार में अगर जो भूकंप अगर 12 घर गिरे हैं, तो इसका मतलब ये है कि इसके तुलना में इसकी जो है मतलब आघात ज्यादा किया है। इसका मतलब ये पहले के तुलना में ज्यादा है। अगर बाय द वे इस बार को अगर हमने 6 रेटिंग दिया है, तो अगले बार को हम क्या दे देंगे, 8 दे देंगे, या 9 दे देंगे, या 10 दे देंगे। उस हिसाब से इसका जो है अनुमान लगा के
हम लोग इस पे निकालते थे। तो इसमें जो स्केल में जो पूरी रेटिंग थी वो 1 से लेके 12 तक की थी। कितनी थी? 1 से 12 तक की थी। हालांकि ये भी मतलब भूकंप आने के बाद अगर ऐसे कोई अनुमान लगाना ये मतलब उचित नहीं था, इसीलिए इसको भी खारिज कर दिया गया। साथ में जो अभी पूरी वर्ल्ड मापती है वो किस पे? रिक्टर स्केल पे। रिक्टर स्केल का जो आविष्कार था वो किसने किया था? 1935 में रिक्टर महोदय ने किया था। इनका नाम क्या था? चार्ल्स रिक्टर। ये अमेरिका के वैज्ञानिक थे, ये अमेरिकी वैज्ञानिक थे और इन्होंने अपने स्केल पे 1 से लेके 10 तक की रेटिंग बताई। हालांकि पूरी तरह से एग्जाम में अगर पूछा जाएगा तब 10 में आप बता सकते हैं, नहीं तो आपको 9 तक का ही उसमें रेटिंग मिलता है। और जो सबसे जो बोल सकते हैं ना कि रियलिस्ट, जो मतलब लास्ट की एकदम बिल्कुल स्थिति है, तो वो कहाँ तक मापा जाता है? तो 10 तक। लेकिन इसमें जो है आपको कई किताबों में 9 तक ही मिलेगा कि रिक्टर स्केल का जो पैमाना है वो 9 तक है। लेकिन रियलिस्ट अगर पूछ दे तो आप 10 बता सकते हैं, जब पूरा आपके डीपली कोई एग्जाम हो ऐसा तब। लेकिन 1 से 9 तक होता है और इसमें 1 से लेके 9 तक की जो रेटिंग होती है, जैसे 1 बाद में 2, 2 के बाद 3, 4, 5, 6, तो ये जो बोलते हैं कि जो जैसे अभी का अगर मान लीजिए 6 रेटिंग हुआ तो 6 के तुलना में 5 के जो बीच का जो गैप है, यानी देखने से तो लग रहा है कि 1 बढ़ रहा है, पर ये 1 नहीं, ये 10 गुना अधिक का बारे में बताता है। जैसे अगर यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 हुआ तो इसके बीच का गैप तो आपको एक का ही दिख रहा है, मगर इससे बोला जाता है कि इसका जो कैजुअलिटी है या इसका जो क्षमता है इसके तुलना में इससे 10 गुना अधिक है। मतलब आप बोल सकते हैं कि ये पुराना वाला जो मतलब रेटिंग जो होती है, मतलब कम रेटिंग बड़े वाले रेटिंग के तुलना में जो बीच की गैपिंग है वो 1 की है, लेकिन यह इससे 10 गुना ज्यादा पावरफुल बताती है। इसीलिए इसमें आप देखे होंगे भूकंप अभी हाल फिलहाल में आया था 6.4, तो 6.4, 6.5 पॉइंट में चलता है, ये 10 के बराबर का ही बता रहा है, इसीलिए ये बीच का ही अनुमान ऐसे लगाया जाता है। तो ये रिक्टर स्केल का क्या था कि 1 से 9 तक का रेटिंग होता है और इसमें लगभग 6 तक का तो सही है, जो अगर बिल्कुल सेंटर में पड़ेगा जहां पे अधिकेंद्र रहेगा वहां तो कैजुअलिटी होगी होगी, लेकिन बाकी जगहों पर अगर आता है तो थोड़ा कम होगा, झटका महसूस होगा मगर कैजुअलिटी नहीं होगी। पर इसमें क्या है 7 तक का नॉर्मल मान के चलिए, 7 से नीचे का नॉर्मल है, मगर 7 तक आ गया तो बहुत ज्यादा ही कैजुअलिटी होती है। तो अभी वर्ल्ड लेवल पे रिक्टर स्केल को ही माना जा रहा है। तो चलिए अब इसके बारे में हम जान लेते हैं कि कुछ भारत के जो हमारे इंडिया में जो मैप है उस पे रेटिंग अब हमने बताया था, जैसे उसमें किस तरह से भूकंपीय जोन का निर्धारण हुआ है। ठीक है, तो हमने आपको मैप में कुछ बताया भी था उस टाइम, फिर भी एक बार दोबारा बता देता हूं कि इंडिया के मैप में जो कुछ जगह है उस पे तो लगभग ये बेल्ट जो आप मान के चल रहे हैं यहाँ पे ही हमारा मध्य महाद्वीपीय पेटी निकला है, जो कि नेपाल से होते हुए हमारे पूर्वी देशों में, जिसमें आपका अरुणाचल प्रदेश और ये सब मिल जाते हैं, तो यहाँ पे ज्यादा ही नुकसान होता है। तो ये क्षेत्र है नेपाल का। अब इसमें हमारे जितने आते हैं, जैसे ये हो गया जम्मू कश्मीर, ये हो गया हिमाचल, ये हो गया आपका उत्तराखंड, है ना, और इधर हो गया आपका पूरी की पूरी ये बेल्ट ना 7 सिस्टर जितने सभी। उसके बाद इस बेल्ट पे भी थोड़ा सा आता है जो कि बिहार और नेपाल और उत्तर प्रदेश में नहीं, बिहार और नेपाल के बीच का बेल्ट आता है। तो ये वाले सारे अभी जोन जो हमने जिसके बारे में बोला जोन, इसको भूकंपीय जोन बोलते हैं, भूकंपीय जोन। तो इसमें 1 से लेकर 5 तक, 1 से लेकर 5 तक का भूकंपीय जोन के हिसाब से हमें पूरे वर्ल्ड में मापा गया है इसको, जो भूकंप आता है उस हिसाब से। लेकिन फिर भी हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में हमारा 1 से लेके 5 तक कहाँ कहाँ है, तो उसके मैं बता रहा हूँ कि 5 नंबर में आता है। 5 नंबर मीन्स क्या हुआ कि सबसे ज्यादा हाईएस्ट, 5 नंबर जोन मतलब सबसे हाई, सबसे ज्यादा वाला है।
और 1 नंबर मतलब ये कम है। फिलहाल तो भूगोलवेताओं ने मिलकर 1 नंबर को हटा दिया, क्योंकि 1 नंबर का मतलब ये है कि वहां बिल्कुल मतलब ना के मतलब हल्का ही कंपन आएगा, तो उसका कोई रेटिंग है नहीं। बाकी जो शुरू किया गया जोन कितने से, 2 से शुरू किया गया है, जोन 2 से शुरू किया गया अभी और 5 तक किया गया है। यानी कि 5 मतलब सबसे ज्यादा और 2 मतलब ऐसे तो 1 सबसे कम है, लेकिन 1 का हटा दिया गया है। फिलहाल 2 जो है सबसे कम में है। तो जैसे 6 से अगर कम होगा तो वो आपका 2 में आएगा। 7 से अगर तीव्र होगा मतलब 7 के मतलब मध्य खतरा मान के 7 को इसमें 3 नंबर जोन में रखा जाएगा। 4 नंबर जोन में 7.9 से लेके 8 तक की तीव्रता जो होगी तो वो आपका जोन कितने में, 4 में आएगा। और 8 से 9 के बीच की तीव्रता होगी, जैसे हिमाचल प्रदेश और नॉर्थ ईस्ट के जितने देश है इधर राज्य हैं वो सारे कितने में आएंगे, जोन 5 में आएंगे। तो इस प्रकार से हमने जोन किया। अब इसमें एग्जाम की दृष्टि से जो पूछे जाते हैं ना, वो 2 चीजें और है, उसको भी जान लीजिए। एक होता है आइसोसिस्मोलाइन, एक होता है होमोसिस्मोलाइन। तो एक क्या होता है इसके बारे में जान लीजिए। आइसोसिस्मोलाइन, आइसोसिस्मोलाइन, और एक होता है होमोसिस्मोलाइन, है ना। तो आइसोसिस्मोलाइन का मतलब एक जगह पे मतलब एक समान तीव्रता, जैसे जैसे जहां जहां पे जो स्पीड में आई है उस हिसाब से, यानी कि समान तीव्रता वाले स्थान को मिलाने वाली लाइन को क्या बोलते हैं हम लोग, समान तीव्रता मिलाने वाली स्थान को हम लोग आइसोसिस्मोलाइन कहते हैं। मतलब एक जगह पे जैसे मान लीजिए कि इंडिया में भूकंप आया, अपना दूसरे देश में जैसे नेपाल में आया, उसके बाद चाइना में आया, इस तरह से अगर तीनों जगह पे आया और इसकी समान तीव्रता है, जैसे 7.5 यहाँ भी है, 7.5 वहां भी है 7, तो तीनों जगह पे लाइनों को अगर मिलाएंगे, जैसे एक लाइन यहाँ हो गई, ये मान लीजिए कि ये इंडिया में हो गई, ये चाइना में हो गया, ये मान लीजिए रसिया में हो गया, और इधर आपका साइड में जो फिलीपींस है इधर आ गया। तो अगर एक ही स्पीड है, सामान्य तीव्रता है 7.5, और यहाँ पे भी आ गया, अगर बाय द वे किसी जगह पे आ गया, ऑस्ट्रेलिया में आ गया, तो अगर हम यहाँ यहाँ और यहाँ ऐसे मिलाते हैं, उसके बाद यहाँ की अगर स्पीड 7.2 होगी तो ये नहीं मिलेगा इसमें, है ना। तो ये लाइनिंग क्यों खींची गई, जो समान तीव्रता वाले जगहों को, अगर भूकंपीय जगहों को अगर मिलाते हैं तो इसको आइसोसिस्मोलाइन बोलते हैं। अब एक आता है होमोसिस्मोलाइन, ये होता है समान समय में खींचा गया, यानी समान समय, यानी इसमें क्या है, टाइमिंग सेम होगा। मतलब एक ही समय पे अगर भूकंप जो केंद्र है, जहां जहां पे भूकंप आया है, वहां के अगर स्थान को हम अगर मिलाएं, जैसे अगर यहाँ भी आया 12 बजे, यहाँ भी 12 बजे आया और यहाँ 11 बजे आ गया, तो हम की लाइन कैसे मिलाएंगे, तो हमारी लाइन ये होगी ना, यहाँ 11 बजे वाली के साथ नहीं मिलेगी, जो 12 बजे होगी उसके साथ मिलेगी। तो इसको बोलते हैं हम होमोसिस्मोलाइन। ये एग्जाम में बहुत मतलब पूछे जाने वाले, इन फ्यूचर बहुत एग्जाम में पूछे जाएंगे, क्योंकि इसके बारे में बहुत कम लोगों को पता होता है। फिर आगे आते हैं इसके बारे में चेतावनी। अगर भूकंप कहीं भी आता है तो क्या हमें इसकी पूर्वानुमान लगा सकते हैं, तो इसका एक जवाब है नहीं, पूर्वानुमान लगाना संभव नहीं हो पाया है। क्योंकि इस तरह से अगर पूर्वानुमान भूकंप का अगर लगाना अगर संभव होता तो अभी तक हम कितनी कैजुअलिटी से बच जाते। पर हाँ, इसके बारे में कुछ हद तक ये जान सकते हैं कि कुछ बदलाव होता है वातावरण में, कुछ हमारे जीव जंतुओं में बदलाव होता है, तो इससे हम कुछ हद तक जान सके हैं कि वो कैसी चेंजिंग होती है। तो चेतावनी क्या है, चेतावनी क्या है, तो चेतावनी में हम देख लेते हैं कि सबसे पहले रेडॉन गैस जो है हमारे वातावरण में फैलने लगता है। जब भूकंप आने की संभावना होती है तो रेडॉन गैस अचानक से पूरा वातावरण में फैल जाती है। दूसरा आता है इलेक्ट्रॉनिक वेव, जो मैग्नेटिक वेव फील्ड जो होती है वो थोड़ा चेंज हो जाता है, बढ़ जाता है, यानी इलेक्ट्रॉनिक वेव बढ़ जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक वेव का बढ़ना, इलेक्ट्रॉनिक वेव का बढ़ना। और तीसरा होता है जानवरों की हरकत में चेंजिंग, जानवरों के हरकतों में बदलाव। मतलब अगर देखा जाए तो कुछ ऐसे जानवर होते हैं जैसे बिल्ली हो गया, सांप हो गया, मछलियां हो गई, ये सब 20 हर्ट्ज से कम की ध्वनि को सुन सकते हैं,
और भूकंपीय तरंगों की जो भी हर्ट्ज में देखा जाए तो इनकी भी कम होती है, इसीलिए ये 20 हर्ट्ज से कम मतलब आवाज को सुन के पहले ही एक्टिव हो जाते हैं। तो इस हिसाब से चेतावनी हमें क्या क्या मिला, रेडॉन गैस का अचानक से बढ़ जाना, इलेक्ट्रॉनिक वेव का बढ़ जाना, जानवरों की हरकतों में चेंजिंग होना, ये हमारे मुख्य रूप से बदलाव आ जाते हैं जब भूकंप आने वाला होता है तब। अब हम जान लेते हैं इसमें मुख्य रूप से कुछ बचाव जो हम लोग भूकंप के दौरान कर सकते हैं। तो बचाव की कंडीशन क्या होगी, बचाव, अच्छा बचाव में क्या है, 2-3 तरह की बचाव हो सकती है भाई। पहले तो आप खुद से सुरक्षित हो जाएं, जैसे कह सकते हैं भूकंप आने से पहले की सुरक्षा, और दूसरा भूकंप जब आ चुका है तब की सुरक्षा, तीसरा भूकंप आ चुका खत्म हो गया फिर सुरक्षा। तो ये तीनों कंडीशन बन सकती है। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं बचाव 3 तरह की कौन कौन सी होगी। पहला, पहले से क्या सुरक्षा किया जाए। दूसरा, अगर भूकंप के दौरान है, अभी अगर भूकंप आ चुकी, हम अभी घर में हैं या जहां भी हैं, तो उसकी स्थिति में क्या करें, यानी वर्तमान में क्या करें, मतलब आ चुकी है वर्तमान में, मतलब इसी समय में हम क्या करें। और उसके बाद अगर भूकंप खत्म हो गई, भूकंप के बाद क्या करें। तो देखिए इसमें आप खुद भी सोच सकते हैं, इसमें बहुत ज्यादा वो ये है नहीं। तो बचाव में क्या है, पहला घर की जो दीवारें हैं वो मजबूत बनाएं, कहीं अगर घर के बीच में दरार रह जाती है तो उनको जो है समय से पहले ठीक कराएं। और हो सकता है जो शीशे, जैसे घरों के अंदर में जो शीशे के दरवाजे होते हैं उसको मतलब कोशिश करें कि वो ऐसे जगह पे बनाया जाए जहां पे आदमी जो है आना जाना कम हो। जैसे अचानक से भूकंप आया तो शीशे टूट के इंसान को या किसी भी जानवर को लग सकता है, तो वैसी स्थिति में कम से कम कांचों का घर में यूज करें, और करें भी तो ऐसी जगह पे जहां पे आदमी का आना जाना कम रहे। फिर उसके बाद जैसे घर में हम लोग झूमर लगाते हैं जो घर के डेकोरेशन के लिए, तो लाइटिंग वाली सुविधाएं जो होती है उसको हम ठीक करें। फिर उसके बाद पंखा, जैसे पंखा बिजली वाले पंखे होते हैं उन छत पे टांगते हैं, जैसे हम सीलिंग फैन बोलते हैं, सीलिंग फैन का जो है लूज कनेक्शन ना हो, उसका नट बोल्ट जो है ठीक हो, टाइट हो। फिर उसके बाद जो तस्वीरें होती है, शीशा फ्रेम जो किया रहता है, वो भी ऐसे जगह पे रखें जहां पे इंसान का आना जाना कम हो। फिर और भी आप कई चीजें, जैसे जो हम लोग घर में गैस चूल्हा यूज करते हैं, वो गैस चूल्हा और इस टाइप के जो इलेक्ट्रिसिटी से जो चलने वाली चीजें उसको बिल्कुल फिट रखें। फिट मीन्स कि उसको दीवार में टाइट करके रखें। जैसे हम गैस सिलेंडर को, अब घर में ऐसे क्या है, नॉर्मली सभी के घर में, आपके घर में भी होगा, हमारे घर में भी होगा, कि दीवारों में साइड में रख के गैस को चालू करके यूज करते होंगे। पर भूकंप से या भूकंप वैसे क्षेत्र में जहां हमेशा आता रहता है या ऐसी संभावना बनती है, तो भूकंप वाले प्रभावित क्षेत्र में पहले से जो सेफ्टी किया जाना बहुत जरूरी है कि गैस टंकी को आप क्या करें, दीवार से माउंट कर दें, उसको मतलब टांगने के जगह नीचे ही उसके साथ नट बोल्ट के साथ या किसी चैन के माध्यम से जो दीवार में परमानेंट हुक लगा दे और चैन के माध्यम से लॉकिंग करें। उसमें 2 सुविधाएं हैं, बच्चे उसको खींच के गिराएंगे नहीं, है ना। इस प्रकार से वो पहली जो करने वाली सुविधाएं हैं। दूसरी, अगर आप इसमें ज्वलनशील पदार्थ कुछ रखते हैं तो उसको बिल्कुल बढ़िया से ऐसे जगह पर रखें जहां भूकंप अगर आए किसी चीज के गिरने के कारण उसमें ब्लास्टिंग ना हो, इस टाइप की चीज है। कीटनाशक हो घर में, अगर भूकंप आ गया इन केस, पहले नहीं करेंगे तो क्या होगा, कीटनाशक पे गिरा वो सामान, वो फट गया, विस्तार हो गया घर में पूरी, वो उसी से मर जाएंगे। विटामिन जो अपने बीमारी मारने वाली दवाई है वो घर में ही इधर उधर फैल जाएगा, उससे हम नुकसान हो सकता है। फिर जैसे अब गर्म पानी रखने वाली चीजें हैं, जैसे हीटर करने वाली, और एलपीजी गैस, दीवार पे जो फर्श है वो अच्छी तरह से कसना चाहिए, ये तो हमने बता दिया आपको। फिर उसके बाद आपको है कि जैसे कहीं अगर हम घर से, ये तो घर की स्थितियां ऐसी हमने बनती है, अगर घर से हम बाहर में हैं तो घर से बाहर में है तो आप ओवर ब्रिज जो है उसके पास ना रहें, दूर रहें उससे। पेड़ पौधा, टेलीफोन, बिजली, ये लाइटें से जो है कनेक्शन जो होती है, ये सब दूर रहें, पेड़ पौधे के पास ना रहें, है ना। उसके बाद आपकी जो इस तरह की जो सूचनाएं हैं, है ना, वो अपने परिवार में भी बांटनी चाहिए कि भाई कि हमने भूकंप के दौरान क्या करना चाहिए, किस तरह से रहना चाहिए। फिर उसके बाद आती है जो किताब हम लोग रखते हैं, बुक सेल्फ बोलते हैं, वो सब जो है उसको बिल्कुल वेल्ड मतलब बढ़िया से वेल्डिंग करके इस टाइप से रखना चाहिए ताकि बाद में किसी तरह से टूट फूट ना हो, है ना। फर्नीचर और ये सब जो भी रखते हैं उसको पूरी तरह से ऐसे जगह पर रखें जहां पे भूकंप अगर अचानक से आ भी जाए तो वो उससे हमें चोटित होना ना पड़े। तो चलिए ये थी हमारे पहले की बात। अब अंदर की बात आती है, जैसे भूकंप आ चुका है और हम अगर घर के अंदर में हैं तो क्या करें, है ना। तो उसमें हम क्या कर सकते हैं कि जमीन पर झुक जाएं, है ना, और मजबूत चीजें जैसे हमारी चारपाई हुई, उसके बाद आपके कोई टेबल है जो हार्ड मतलब कार्डबोर्ड का बना है, तो उस टाइप की उसमें घुस जाएं।
और उसके नीचे में बैठ जाए। उसके बाद जो हमारी दीवारें होती हैं, तो दीवार हमारी सीधी है, वो टूटने के कारण क्या होती है कि ये सट जाता है एक दूसरे में, तो जो बीच की गैपिंग है ना, वो गैप बनने की पूरी संभावना होती है ज्यादातर केसों में। कई बार तो ऐसी होती बाल बाहर चला गया तब तो नहीं बन पाएगा, लेकिन एक साइड दूसरे साइड में बन पाएगा। तो वहां पे क्या है, आप दरारों के बीच में जो स्पेस बनता है वहां पे झुक के आप लेट के बच सकते हैं, है ना। हालांकि नुकसान हो सकता है, लेकिन फिर भी अगर बिल्कुल घर में ही है और अचानक से आ जाए तब, ये नहीं कि आपके पास टाइम है और आप मतलब पड़े हुए हैं कि भाई हम कोना में छिप जाएंगे, तो ऐसी स्थिति में बिल्डिंग से बाहर निकल जानी चाहिए, घर से बाहर निकल जानी चाहिए। फिर वही है कि आप ओवर ब्रिज के पास है तो नीचे में खड़ा ना रहे, है ना। फिर उसके बाद है कि किसी ऐसी चीज में अगर भूकंप में फंस गए हो, है ना, उसकी भी स्थिति आएगी अभी, तो आप घर की जो वायरें हैं, तारे हैं, वो सब जो है पूरी तरह से ओपन ना रखें, वो सबको भी आप कस के रखें। अगर बाद की बात करें तो उसमें क्या है, अगर हम फंस गए तो दीवार पे लेटे हुए हैं और जो घर के अंदर में सीटी हो या इस टाइप कोई चीजें हो वो बजाएं, जोर जोर से सांसें ना लें, है ना, और ना धूल उड़ाएं, क्योंकि वैसी स्थिति में क्या होता है, इधर उधर की जो गैसें होती है वो ब्रह्मांड में फैल जाती है, जिससे आप हो सकता है बहुत तेज ऑक्सीजन लें, उसमें आपकी ऑक्सीजन खत्म हो जाए, ऑक्सीजन की कमी हो जाए, तो उस कारण से आपकी जान जा सकती है, तो उससे भी बचें। अगर गाड़ी में है तो गाड़ी में क्या हो, भूकंप अगर आने वाली स्थिति में हो तो आप गाड़ी को रोक लें, क्योंकि आप जा रहे हैं, भूकंप आया, पेड़ गिर गए, तो ऐसी कंडीशन में आप पेड़ से थोड़ा सा आप अपने गाड़ी के पास ही रुके और रोक के अपने साइड जगह पे खड़े हो जाएं, या तो गाड़ी के अंदर में ही रहें और ऐसे जगह पे जो ओपन है बिल्कुल, है ना। और जब तक भूकंप शांत ना हो तब तक आगे ना सफर करें। फिर उसके बाद आता है कि आप अगर मतलब माचिस की तीली हो या इस टाइप की चीजें हो ना जलाएं, अगर फंस गए हो तो मुंह से कपड़े थोड़ा ऐसे डस्ट जो है ना ले, उसके चलते आप कपड़े रख लें ताकि दम ना घुटे आपका ना। पाइप और दीवार ऐसी कोई चीज अगर है वहां पे तो वहां से आप उसको थपथपाएं, आवाज दें, ताकि बाहर जो खोजने वाले लोग हैं वो आपको ढूंढ सके, है ना। उसके बाद क्या है, कांच और तस्वीर ऐसी वाली चीजों से भी आपको मतलब दूर रहना चाहिए। चलिए अब इसमें हम जान लेते हैं कि कुछ जो हाल फिलहाल में जो घटनाएं घटी है हमारे यहाँ, हाल में जो भूकंप आए हैं उसके बारे में हम थोड़ा विश्लेषण कर लेते हैं। तो हमारा विश्लेषण क्या है, आज का विश्लेषण ये है कि जो हमारे यहाँ भूकंप आए थे, सबसे पहले जान लेते हैं कि गुजरात के भुज में, हमने आपको बताया था, गुजरात के भुज में लगभग 12,000 के आसपास कैजुअलिटी हुई थी लोगों की, और ये स्पीड थी इसकी 7.7 के आसपास था ये। इसमें जो कैजुअलिटी हुई थी आपको मैंने बता दिया, और डेट थी 26 जनवरी 2001 को। साथ ही इसके बाद आया था 7.8 के स्पीड से तुर्की में, 7.8 के स्पीड से आया था तुर्की में आया था, और लगभग 60,000 ही करिए, इसको 59,000 कुछ था, लेकिन आप अप्रोक्सीमेट याद रखें 60,000 के आसपास कैजुअलिटी हुई थी। ये तुर्की का जगह है जिसका नाम है कहारनमारस, अजीब सा नाम है, कहारनमारस ऐसा नाम है। तो यहाँ पे लगभग आपका कैजुअलिटी हुआ था कितना, 60,000 के आसपास। ये तुर्की का है, और ये जो डेट थी वो थी आपकी 6 फरवरी 2023, 6 फरवरी 2023। डेट में लिख देता हूँ, यहाँ आई थी 26 जनवरी, और यहाँ आई थी, चल नहीं रहा, 6 फरवरी आया था, 6 फरवरी 2023 को। कहाँ आया था, तुर्की के पास आया था, तुर्की में, है ना, कहारगारामस जगह का नाम है। फिर उसके बाद अभी फिलहाल में आया 3 नवंबर 2023 को नेपाल में, 3 नवंबर 2023 को आया है। कहाँ, नेपाल में। इसका केंद्र क्या था, नेपाल में आया था, और इसमें लगभग 129 लोगों का जान जाने का मतलब ऐसा पता चला है। और इसकी जो स्पीड थी वो 6.4 के आसपास थी, और जगह का नाम था ये जाजरकोट में एक जगह है, जाजरकोट नेपाल में पड़ता है, जाजरकोट में एक जगह है लामिंडाड, जाजरकोट में एक जगह है, और लामिंडाडा
डाडा, लामी डाडा जगह है ये। नेपाल के भूगोलविद जो होते हैं, मतलब ये भूकंप मापक जो सेंटर बनाए जाते हैं, वहाँ से इसका पता चला था कि नेपाल के जाजरकोट में इसका केंद्र था और जगह का नाम था क्या, लामी डाडा। लामी डाडा जगह का नाम है, ये नेपाल में पड़ता है। हालांकि इंडिया का नाम थोड़ा अजीब सा नहीं होता है, ये नेपाल का है। और साथ में ये इसका जो केंद्र तो नेपाल था, लेकिन हमारे यहाँ जैसे दिल्ली एनसीआर में भी भूकंप की जो है तीव्रता इसकी देखी गई थी, और इससे कुछ खास इंडिया में तो कैजुअलिटी नहीं हुई थी, पर नेपाल में आप देख सकते हैं 129, हालांकि आंकड़े बहुत है, नेपाल में जनसंख्या भी ज़्यादा नहीं है, तो 129 लोगों की जो है कैजुअलिटी हुई थी। तो इस प्रकार से हमारा जो है सेशन समाप्त होता है। धन्यवाद, आपने हमारे इस वीडियो को वॉच किया। आपको काफ़ी इसमें जीके जीएस और इससे रिलेटेड जो भी टॉपिक्स में प्रॉब्लम रहा होगा क्लियर हो गया होगा। बाकी मैं आपको इससे जुड़ी मैपिंग का भी क्लास ले चुका हूं, तो उस पर आप एक बार जरूर अध्ययन करें। साथ में आपको मैं ये बता देता हूं कि ये जो ग्राफ के माध्यम से आपने देखा होगा, इसमें वीडियो आपको काफ़ी क्लियर हो गए होंगे, तो हमारे वीडियो में बने रहे हैं। बाकी इस तरह का मैं सेशन आपसे लेता रहूँगा बीच बीच में। धन्यवाद।